So, all the dignitaries on the dais, off the dais, friends, a very good afternoon to all of you. Sir, बहुत ही dull response and I can understand that. Post lunch, post Girish Ahuja sir sessions, huh? So it makes a very difficult task for me. Huh? At times it's easier also कि लोगों को नींद भी आती है तो it's like कोई बात नहीं चल रहा है जो भी जा रहा है. But anyways, I'll try my level best कि जितनी भी देर हम कितना देर है सर हमारे पास 1 hour 15 minutes. Sorry. अच्छा चलो अभी मुझे डायस से 1 hour 15 minutes बोला गया तो I'll try. उसके बाद आपसे बात करेंगे. अगर कुछ रहेगा टाइम आपको ठीक लगेगा तो कुछ आगे एक्सटेंड करेंगे. अदरवाइज विल स्टिक टू 1 hour 15 minutes. सी जीएसटी सुनते सुनते बहुत जब इनकम टैक्स आहूजा सर की बात सुन रहा था तो मुझे एक बड़ा चीज जो रियलाइज हुआ वो ये हुआ कि जितने इनकम टैक्स के क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं से जीएसटी से लिंक आ रहे थे. आई वुड से ज्यादातर. एंड इट्स बाउंड टू हैपन. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों लॉज में कहां सिमिलैरिटी है. क्या किसी एक लॉ की चीज दूसरी जगह पर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, क्या किसी जगह बोरो किया जा सकता है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई ट्राई, जैसे मैंने किसी एक क्वेरी आया था, आई टोल्ड कि मैं आई ट्राई टू कवर इट इन डिटेल इन टुडेज सेशन इटसेल्फ. तो मैं ट्राई करूंगा कि वो सेशन में हम कवर कर सकें. एनीवेज, आज का जो टॉपिक मेरे पास लिखा गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, सो दीज आर 3 different topics and each requires at least 1.5 hours or 2 hours time. Yesterday only I had a session at Surat for search only. So search is one of the aspects. So but I had a yesterday 3-hour session on search. No problem. So what I did is, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है इन तीनों चारों चीजों में जितने कहीं पर मुझे लग सकता था क्या क्या इश्यूज आपके सामने आ रहे होंगे, आई हैव ट्राइड टू लिस्ट आउट कपल ऑफ द इश्यूज कि इन चीजों से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस. इफ यू वांट कि इसको मैं स्किप कर दूं तो आई विल स्किप दैट. If you want something else to be added, I'll add that. First of all, जो मैं फेस कर रहा हूं कि सर्च के केसेस में डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि ऑन स्पॉट आप पैसा जमा कराइए. जब भी आप देखेंगे सर्च हो रहा है तो डिपार्टमेंट ये इनके इन प्रकेंड दे विल ट्राई कि DRC 03 फाइल कर दीजिए और उसका आप अमाउंट डिपॉजिट करा दीजिए. 1, आई वांट टू एड्रेस दिस इशू इफ यू ऑल आर ओके. नंबर 2, आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि एट टाइम सर्च और सर्च के बाद फॉलो अप समन्स जो आते हैं उनमें स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होते हैं कुछ कुछ अलग अलग लोगों की. इट मे बी ओनर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, मे बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मे बी वेंडर और अ सप्लायर, बायर. किसी थर्ड पार्टी के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं और वहां पर यह जाके बोला जाता है कि भाई स्टेटमेंट इस आदमी ने दी इसके अगेंस्ट में, या इसने खुद ने एडमिट कर लिया कि आई परचेज फ्रॉम द बोगस फर्म्स, और उसके बेसिस पे शो कॉज आ जाता है. हाउ फार दैट इज वैलिड. तो ये सेकंड चीज जो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा हो रहा है इन दिनों में और शायद यूजफुल रहेगी मेंबर्स के लिए. थर्ड, एक रिटर्न की बात अभी अभी मैंने सुना कि वो रिटर्न हम फाइल नहीं कर पाए, 1 महीना डिले हो गया. तो अपार्ट फ्रॉम रिटर्न ऑल अदर एस्पेक्ट्स डिपार्टमेंट का सम्मान आता है कि आपको 5 दिन में जवाब दीजिए. ये मैं कलकत्ता का ही केस बता रहा हूं आपको कि आज सर्च हुआ, सम्मन दिया, 2 दिन बाद आइए. 2 दिन बाद वो कहता है भाई मैं शौक से ही निकला अभी तक, तुम क्या करके गए मेरे साथ में. वो एडजॉर्नमेंट मानता है, उसको एडजॉर्नमेंट 2 दिन का मिलता है. ये कलकत्ता का केस बता रहा हूं मैं आपको. सो इज इट लीगल? शोकॉज नोटिस आता है, 30 डेज का टाइम देते हैं. शोकॉज नोटिस में जो डॉक्यूमेंट्स, रिलाइंग अपॉन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, असेसी आस्क फॉर द कॉपी ऑफ दोज स्टेटमेंट. असेसिंग ऑफिसर गिव्स दैट स्टेटमेंट गिविंग टाइम ऑफ 5 days. आप अब फाइल कीजिए. स्टेटमेंट के लिए बहुत जल्दी, मतलब जल्दीबाजी में कहीं कि टाइम नहीं मिल जाए एसएससी को. इज इट ओके? इज इट लीगल? ये तीसरा एस्पेक्ट. चौथा, ये जो फेक इनवॉइसिंग, बोगस इनवॉइसिंग आजकल इतना बड़ा हुआ बन गया है. प्रोबेबली जिसको ये नहीं पता जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, उसको ये पता है जीएसटी मींस समथिंग लाइक फेक. जीएसटी से कुछ ना कुछ फेक इनवॉइसेस, बोगस इनवॉइसेस की चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में डेली आते हैं इतने करोड़ का घोटाला. तो पहली चीज उसके एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. बिकॉज इन माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग, मैंने आज तक जितने भी केस देखे हैं उसमें एक केस में भी डिपार्टमेंट सही प्रोसीड नहीं कर रहा है. प्लीज माइंड, आई डोंट हैव 1% सिंपैथी विद अ पर्सन हु इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज
बट साइमल्टेनियसली आई वांट डिपार्टमेंट टू फॉलो द लॉ, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है. प्रिसाइजली स्पीकिंग, दे वांट कि किसी ने चोरी की है उसको मर्डर की सजा दे दो. प्रिसाइजली लॉ नहीं पता किसी को भी, सारे जितने प्रोविजन है सारे के सारे प्रोविजन सभी लोगों के ऊपर लग जाते हैं. तो आई विल ट्राई टू डिस्कस कि किस आदमी का क्या रोल है, उसके ऊपर कौन सा क्लॉज लगता है. अगर ये हम जानेंगे तो प्रोबेबली हम अपने केसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, जो कि ये फेक बिलिंग और इनवॉइसिंग वगैरह से रिलेटेड हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीएसटीआर 2A के मिसमैच के नोटिस. साफ तौर पर लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में कि आपको इन केसेस में आपको पहले शो कॉज नोटिस देना है. 5 चीजें होती हैं, दोनों 5 चीजें क्या है? अगर आपने टैक्स नहीं दिया है, टैक्स कम दिया है, आईटीसी गलत अवेल कर लिया है, आईटीसी गलत यूटिलाइज कर लिया है, या गलत रिफंड ले लिया है, ये 5 चीजें अगर कुछ भी हैं, और दिस इज व्हाट द केसेस आर, कि आपने टैक्स नहीं दिया है, आईटीसी ज्यादा ले लिया, इसके अलावा तो कोई केस है नहीं. तो इन 5 केसेस में आपको पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा. शो कॉज नोटिस देने के बाद यू विल हैव टू पास एन ऑर्डर. 74(9) specifically says you will, after considering the representation of the assessee, you will have to pass an order. And please mind, 78 specifically says जब ऑर्डर पास हो गया उसके बाद आपके पास 3 महीने हैं. प्लीज माइंड, इट्स नॉट इनकम टैक्स की 30 दिन मिल रहे हैं, आपके पास 3 महीने हैं अमाउंट पे करने के लिए. और यहां क्या हो रहा है? जिस दिन सर्च होती है उसी दिन जमा कराओ. कानून क्या है? ये कानून ये है कि जब आपका अमाउंट डिटरमाइन हो गया उसके बाद आपके पास 3 महीने हैं, उसके बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, उससे पहले नहीं. अभी क्या है कि लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके सिर पड़ता है उसी को समझ में आता है कि वो दर्द कैसे होता है. कि एक्चुअली लास्ट मोमेंट के ऊपर ये हो जाता है कि वो अपनी बात पे रखोगे साहब, आपको जो फैक्ट्स चाहिए वो फैक्ट्स ले लो, कॉपी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. डॉक्यूमेंट जो आप सीज करोगे करोगे, उसमें कोई बात ही नहीं है. सर्च एंड सीजर आर ऑलवेज टुगेदर. सर्च एंड सीजर आर ऑलवेज टुगेदर. इट्स नॉट ऑप्शनल. फिर भी अगर ये वाली बात आती है पैसा ये चाहिए, आप उठा के पीडीसी दे दो, पोस्ट डेटेड चेक, आप उसका चेक दे दो 1 महीने बाद का, 15 दिन बाद का. एट टाइम्स अथॉरिटीज राजी हो जाती हैं इस बात से. अभी क्या होने वाला है जिस दिन 15 दिन के बाद, कैन यू मेक ए स्टॉप पेमेंट? आराम से कराओ, कोई तकलीफ नहीं है. बस एक बहुत सिंपल सी तरीका बता रहा हूं आपको, अगर कोई इसको करना चाहे तो आराम से पोस्ट डेटेड चेक दीजिए और उसको स्टॉप पेमेंट करा दीजिए. क्वेश्चन ये निकलता है कि आपके दिमाग में फिर ये वाली बात आएगी, क्या अब इसके ऊपर ऐसा तो नहीं है, वो तो इनकम टैक्स का जो है तो है, साथ साथ में ये एनआई एक्ट का और केस नहीं बन जाए, 138 और नहीं बन जाए एनआई एक्ट का? मेरी राय में बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि जिन लोगों ने भी एनआई एक्ट को डील किया है, 138 को डील किया, दे अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर. अगर आप एनआई एक्ट रेफर करेंगे तो एनआई एक्ट में बहुत क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में बात होती है कि चेक जिस पेमेंट की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी फॉर अ डेट और अमाउंट पेबल. तो क्या वेदर द असेसी ओज एनीथिंग टू द डिपार्टमेंट? देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो लाइबिलिटी until unless there is a liability, until unless there is a amount payable, there is no liability. आप आराम से चेक दे सकते हो, स्टॉप पेमेंट कराओ, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड दिस इज नॉट फ्रॉम माय ओन साइड, मैं आपको कोर्ट डिसीजंस बता रहा हूं. अतुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली यही ऑब्जर्व किया कि पहली बात तो आपको साइट के ऊपर आपको कॉर्सिव मेजर्स नहीं ले सकते आप. इवन अगर असेसी विलफुली, उनको भी पता है कि क्या कैसे कैसे होता है, विलफुली कौन देने वाला है, लेकिन वो कहते हैं अगर विलफुली भी दिया है चेक तो भी चेक पास कराना कोई जरूरी नहीं है. अतुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट ऑफ गुजरात. So that's very important one. 69 VST was the judgment. If someone wants to note, 69 VST 289. अभी देखिए एक बड़े मजेदार चीज, मैं क्योंकि टाइम कम है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स और बहुत ज्यादा जजमेंट डिस्कस नहीं करूंगा. मैं बहुत क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं आज के सेशन में. यही मैटर वापस से एक बार अभी दोबारा पहुंचा, आप लोगों ने जरूर से देखा होगा, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत घूमा था ये जजमेंट. भूमि एसोसिएट्स अगेन फ्रॉम द गुजरात हाई कोर्ट. गुजरात में वहां पर क्या हुआ कि असेसिंग, वहां अथॉरिटीज जाके बैठ गई असेसी के यहां. गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि ये तो आपने पिकनिक स्पॉट बना लिया, रोज सुबह आ जाते हो रोज शाम तक की, जब तक टैक्स नहीं दे रहे उसके घर वालों को परेशान कर रहे हो. तो इट कैन नॉट बी द सिचुएशन. बहुत टाइटली गुजरात हाईकोर्ट ने इस चीज को हैंडल किया, बहुत टाइटली. एंड फाइनली हमारे जो सबके काम की चीज, उनके काम की, उस टैक्स पेयर को छोड़ देता हूं मैं, तो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे सभी क्लाइंट्स के लिए क्या काम की चीज है उसकी बात करते हैं. गुजरात हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 16 फरवरी 2021,
अभी 20 दिन भी नहीं हुए। 16 फरवरी 2021 को गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीआईसी को एंड चीफ कमिश्नर सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट कमिश्नर उनको डायरेक्ट किया कि आप इंस्ट्रक्शन या अपना सर्कुलर या जो भी आप इंस्ट्रक्शन इश्यू करते हो इंटरनल इश्यू करो और इंश्योर करो कि एट द टाइम ऑफ सर्च कोई रिकवरी नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ सर्च कोई रिकवरी नहीं होगी। उन्होंने कहा बाकायदा किन किन पॉइंट पर करोगे, वो उन्होंने 4 पॉइंट स्पेसिफाई किए। क्या 4 पॉइंट थे? पहला कि कोई भी रिकवरी किसी भी तरीके की कि वो वॉलंटरी दे रहा है, बिना वॉलंटरी दे रहा है, डीआरसी 3 के थ्रू दे रहा है, डीआरसी 3 में आईटीसी रिवर्स करके दे रहा है, कैश दे रहा है, किसी भी तरीके की हो, कोई भी रिकवरी सर्च के टाइम पर नहीं होगी, कोई ऑफिसर नहीं करेगा। नंबर 2, अगर असेसी वॉलंटरी पेमेंट भी करना चाहता है, अगर असेसी ये कह रहा है कि मैं वॉलंटरी पेमेंट कर रहा हूं, डिपार्टमेंट रिकवर नहीं कर रहा, मैं खुद पेमेंट कर रहा हूं, इवन देन ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको मना करो, नहीं पेमेंट मत करो आज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उसका एडवाइस करें कि नहीं आज पेमेंट मत करें, कल करना, जब हम यहां से चले जाएं उसके बाद करना। दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट हैड सेड ऑन 16-17 दिन पहले कि आप ऐसा सर्कुलर इश्यू करो। तीसरी बात कि आप एक ग्रेवियंस सेल बनाओ या आपके पोर्टल के ऊपर कोई वो ऑप्शन दो उसका कि अगर सर्च के बाद में कोई आदमी अपनी ग्रेवियंस या कंप्लेंट दर्ज कराना चाहे कि भाई मेरे साथ में ये कॉर्सिव एक्शन किया था या मेरे साथ में टॉर्चर किया था, समथिंग लाइक दिस, तो वो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज कि अगर ऐसी कोई ग्रेवियंस आती है एंड यू फाइंड कि किसी ऑफिसर ने ऐसा एक्ट किया है, जबरदस्ती की है पेमेंट कराने के लिए, देन उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन हो। This is what has been said by the Gujarat High Court latestly. So, जो हम लोग एक बड़े कॉमनली जो सारी चीजें देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट की फोर्सफुल रिकवरी होती है, प्लीज माइंड, रिकवरी इज एक्चुअली नॉट परमिसिबल एट द टाइम ऑफ सर्च। क्योंकि रिकवरी कब चालू हो सकती है? व्हेन देयर इज अमाउंट पेबल, और अमाउंट पेबल हुए भी 3 महीने हो गए, उसके बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So let me come back to the another part, admission in the statement. बहुत कॉमन चीज, सी साहब जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लाइंट आया, सी साहब ये तो मैंने वो स्टेटमेंट में लिखा दिया, ये तो मैंने स्टेटमेंट में एडमिट कर दिया, इसलिए क्या कहते हैं इसको तो छोड़ देते हैं, अब इसके ऊपर तो क्या बात करनी है। आता है ना सर बहुत बार, क्लाइंट क्या सर्च हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, उस टाइम स्टेटमेंट हो गए, या बाद में स्टेटमेंट के लिए बुलाया और वहां पर क्या हुआ, क्लाइंट क्या कहता है कि साहब ये तो उन्होंने लिखवा लिया था जबरदस्ती। एट टाइम्स आई हर्ड द केसेस या आई गॉट थ्रू द केसेस, ब्लैंक कागज भी साइन करा लेते हैं, तो क्या उन्होंने लिख लिया, वो अलग बात है। तो क्या जो स्टेटमेंट असेसिंग ऑफिसर के सामने दिए जा रहे हैं उनकी कितनी एविडेंटरी वैल्यू है, उनके बेसिस पे कितना केस स्ट्रांग बन सकता है डिपार्टमेंट का? क्योंकि डिपार्टमेंट के मैंने जो केसेस देते हैं, मल्टीपल केसेस ऐसे बनते हैं कि उन्होंने एडमिट कर लिया था जी। ऑन अ लाइटर नोट लेट मी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंच के बाद का आदमी को आ रहा है ना, तो लेट्स हैव अ क्लिपिंग फ्रॉम अ मूवी। हाँ, तो आजकल क्या है, देखिए क्या है, लाइटर नोट पर बात कर रहे हैं हम लोग। एक चीज तो हिंदी पिक्चरों ने हमें बड़े सिखा दी है, भले ही कानून में हमने पढ़ा नहीं पढ़ा या कहां लिखा है ये पता है या नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें सबको पता है आज की डेट में, वो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट देके आते हैं ना, जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं वो तो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। देखिए सबको पता है, कोई बात नहीं, चलो मदर फाइल आपके लैपटॉप में है ना, अच्छा इसलिए कोई बात नहीं। तो वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या कहा, बट समहाउ चलेगा नहीं। हमें सब पिक्चरों में ये अच्छे से समझ में आ गया कि वो पुलिस के सामने दिए हुए स्टेटमेंट थे, इसलिए काम नहीं करते, तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि ये जो असेसिंग अथॉरिटी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, तो ये पुलिस के सामने जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो हैं, या मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो हैं? पुलिस वाले हैं। ओके, 161, 164 ये तो देसी में हर कोई जानता है। 161 कौन से? पुलिस वाले, 164 मजिस्ट्रेट वाले। अभी देखिए जीएसटी लॉ में, जैसे आपने देखा ना, अभी इस बार इस बजट में आया 130 सेक्शन को रिवैम्प कर दिया,
तो ऐसा झोलझाल यहां भी बना हुआ है। एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि प्रोसिक्यूटर कैन नॉट बी द जज, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। यानी जो आदमी केस बना रहा है या जिसका खुद का केस है वो कभी खुद जज नहीं हो सकता। यानी जिस तरीके से आप पुलिस में देखते हैं, पुलिस क्या करती है, इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो केस कहां प्रेजेंट करती है, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में, जज के सामने। तो जज खुद थोड़ी इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है, और तब कोर्ट में केस जाता है। तो प्रोसिक्यूटर कैन नॉट बी द जज। ये अगर पुलिस को राइट दे देंगे भाई तुम ही फांसी सुना देना, तो गलत काम हो जाएगा ना। तो ये सब जगह प्रिंसिपल लगता है, लेकिन मुझे लगता है जीएसटी लॉ में ये इसकी थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है। कैसे बन गई वो बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्प्यूट है आने वाले टाइम का। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये बड़ा डिस्प्यूट है। उसका कैसे है, जो सर्च का प्रोविजन है सेक्शन 67, वो ये कहता है कि जब भी टीम सर्च कर रही है उस टाइम उसकी जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितनी भी वर्किंग जो होगी, दैट विल बी एज पर सीआरपीसी। और सीआरपीसी अगर आप रेफर करोगे सेक्शन 93, 94 ऑनवर्ड्स, तो सर्च इज कंडक्टेड बाय पुलिस। तो बेसिकली असेसिंग ऑफिसर्स स्टेप इनटू द शू ऑफ पुलिस। अब जब सेक्शन 70 पढ़ते हैं, 70 जो सम्मन वाले हैं, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर ऑफिसर में सम्मन एनी पर्सन वर्ड यूज है उसमें। लेकिन उसमें जो होगा प्रोसीजर होगा, कैसे होगा, वो जो उसके सामने प्रोसीडिंग हो रही है वो कौन सी होंगी, कोर्ट वाली प्रोसीडिंग मानी जाएंगी, वो सिविल कोर्ट वाली मानी जाएंगी और सीपीसी अप्लाई होगा। तो ये सेक्शन 70 में लिखा हुआ है। तो दोनों जगह एक एक अलग अलग बात लिखी हुई आ गई है। तो बेसिकली जब वो स्टेटमेंट ले रहा है तो एज पर 70 ही इज अ कोर्ट, सर्च कर रहा है तो ही इज अ पुलिस। तो वो सेम आदमी को दोनों चीजें आ गई, विच इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ। तो ये चीजें आगे जाके डिस्कस होंगी, बट हमको तो आज क्या करना है वो समझने की बात है, क्योंकि आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में इट विल टेक सम टाइम, मे बी 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर्स, बट डेफिनेटली कोर्ट के थ्रू ये चीजें चेंज होंगी। बट अभी आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, देखिए क्या है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, स्टेटमेंट में क्या हुआ, मालिक के स्टेटमेंट लिया, उससे लिखा लिया कि भाई कि ये आपने बोगस फर्म से परचेज किया, या ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी चीज हो सकती है, जबरदस्ती लिखा लिया। हमारे संविधान का आर्टिकल 20, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, दैट सेज no person accused of any offense can be compelled to be witness against himself. Please mind my word. ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी आदमी अपने खुद के अगेंस्ट में विटनेस बनने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। और ये स्टेटमेंट जब आप खुद के अगेंस्ट में दे रहे हो, क्या हो रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है ना। अब मैं इसका किस तरीके से अपने इंडियन लॉ में ये आया भी है वो भी शेयर कर रहा हूं आपसे। 161 जो कि पुलिस के सामने जैसे स्टेटमेंट होते हैं एज पर सीआरपीसी, एंड सीआरपीसी इज एप्लीकेबल ऑन द सर्च प्रोसीडिंग्स। तो जब पुलिस के सामने भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप देखेंगे 161 का क्लॉज 2 मैंने स्पेसिफिकली रेफर किया, विच प्रिसाइजली विच सेज कि आपको जो भी क्वेश्चन सर्च के दौरान पूछा जा रहा है, आपको करेक्ट, जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हो, आपको करेक्टली बताना है, एक्सेप्ट द वन विच यू थिंक कि अगर उसका मैंने जवाब दिया तो मैं ही फंस जाऊंगा, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्लीज रीड दिस क्लॉज 2। Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than the question, the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or a penalty or a forfeiture। यानी कि मैं आंसर ऐसा दूं जिससे मैं ही फंस जाऊं तो मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है। This is 161(2). इवन एविडेंस लॉ में भी सेक्शन 25 में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि भाई अगर आपने किसी पुलिस ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो तो इट शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द, जहां से बात कर रहे थे हम कि ये कोर्ट में प्रूव एविडेंस नहीं माना जाता है, वो कहां से निकल के आ रहा है, वो यहां से निकल के आ रहा है। नट शेल में अगर हम इंडियन लॉ को समझने की बात करें, इंडियन जुरिस्प्रूडेंस को समझने की बात करें, तो पहली बात तो मेरे अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया जाना ही कंपेल कोई नहीं कर सकता। करेक्ट है ये, तो इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा मेरे ख्याल से। आई एम श्योर मेरे काफी सीनियर्स जो लोग होंगे वो कह सकते हैं कि ये सर आप एविडेंस लॉ आपने कर दिया यहां पर जिक्र, एविडेंस तो लगता ही नहीं है टैक्स लॉज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। आई हम्बली एग्री विद यू, बट प्लीज माइंड, एविडेंस लॉ के सारे प्रिंसिपल्स टैक्स लॉज के ऊपर लगते हैं, एविडेंस एक्ट नहीं लगता है।
Please refer Bombay High Court, J.S. Parker versus P.S. Parker. So that's very, very important judgment from the Bombay High Court कि all essence of evidence law is applicable on the tax laws. वो क्या एप्लीकेबल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एप्लीकेबल नहीं, वो है स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस. क्योंकि कोर्ट में जाओ तो एविडेंस कैसे होता है, ओरिजिनल लेके आओ जी, इस तरीके से वर्किंग करो. तो वो जरूरी नहीं है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर के सामने बता, अदरवाइज जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे फॉलो होंगे. नट शेल में क्वेश्चन में वापस वहां पर लेके आ रहा हूं कि उसको कंपेल नहीं किया जाना था स्टेटमेंट के लिए, फिर भी कर दिया और ले लिए स्टेटमेंट. अब क्या करें? क्वाइट पॉसिबल जिस दिन सर्च हुआ था उस दिन एम्प्लॉय के स्टेटमेंट ले लिए, मालिक के स्टेटमेंट ले लिए, किसी वेंडर के स्टेटमेंट ले लिए, किसी बायर के स्टेटमेंट ले लिए. नाउ व्हाट गोना हैपन? और वो स्टेटमेंट गलत थे. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, मेरे अगेंस्ट में थे और गलत थे. अभी आपको क्या करना है? अब आपके पास क्लाइंट आ जाता है कि परसों सर्च, 2 दिन पहले सर्च हुई थी कि ये स्टेटमेंट में लिखा लिया जी, और वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है और वो गलत लिखा है, मेरे से जबरदस्ती से लिखा है. अभी क्या करोगे? पहला काम इमीडिएट रिट्रैक्शन. इमीडिएट रिट्रैक्शन. ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या चीज है? 90% टाइम तो ऑफिसर को समझ में नहीं आता. देना भी है, नहीं देना, देने में क्या होगा, कैसे कंडक्ट होगा, ये समझ में नहीं आता. कम से कम मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको. क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब, वो क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑफिशियल मतलब ये होता है कि जो एविडेंटरी वैल्यू है किसी चीज की भी उसको डिस्क्रेडिट करना, उसकी एविडेंटरी वैल्यू कम करना, खत्म करना. दिस इज व्हाट द ऑफिशियल पर्पस ऑफ एनी क्रॉस एग्जामिनेशन. तो अब अगर मान के चलो उसने किसी मेरे बायर से, मेरे से जो मेरे को सप्लाई करता था आदमी, उससे स्टेटमेंट ले रखे कि जी मेरे तो बिल बोगस थे और मैंने इनको दे दिया, तो आई विल आस्क फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ दैट फेलो कि भाई उसके स्टेटमेंट मेरे सामने दिला दो. यानी कि उसको मेरे सामने ले, आई विल आस्क देम स्पेसिफिक क्वेश्चंस. एंड प्लीज माइंड, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो. एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. और ये क्रॉस एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट तरीका है कि मैं ये कह सकता हूं, मैं जहां जहां भी इसको यूज करता हूं ये बड़े फेवरेबल रिजल्ट आते हैं. मैं आपको कुछ उसके एस्पेक्ट्स बताता हूं. आई वुड एक्सपेक्ट कि आप सब लोग भी उसको यूज करें तो अच्छा रहेगा. देखिए, एविडेंस लॉ है, इसे बोला जाता है लेक्स फ्यूरी लॉ. दैट मींस लॉ ऑफ अ कोर्ट प्रोसीजर्स का लॉ होता है. तो कोर्ट में जो चलता है उसी तरीके से चलता है. मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा था कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने दिए हैं या कोर्ट के सामने दिए हैं. लॉ में दोनों जगह कुछ कुछ अपनी अपनी बात लिखी हुई है. किसी के भी सामने दिए हुए हैं, अगर उसको आईओ के सामने मान रहे हो तो उसकी वैल्यू वैसे ही नहीं है. अगर उसको ये मान लेते कोर्ट के सामने, देन कोर्ट का प्रोसीजर है अपना कि कोई भी स्टेटमेंट दिए हुए या कोई भी विटनेस तभी वैलिड होता है जब वो अपने प्रोसेस से निकले. सेक्शन 137 में प्रोसेस दिया हुआ है कि पहले उसका एग्जामिनेशन होगा. दैट मींस जो स्टेटमेंट आपने लिया वो एग्जामिनेशन कर लिया, देन देयर विल बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन, देन देयर विल बी अ री एग्जामिनेशन. अगर ये प्रोसेस से नहीं निकले आपने तो वो उस एविडेंस की कोई वक्त ही नहीं है. अब इसके बाद दिमाग में एक बात आती है, क्या टैक्स लॉज में भी इस तरीके से होना चाहिए? मैं कह रहा हूं 100%. लेट मी टेल यू वन ओनली वन जजमेंट. देयर आर प्लेथर ऑफ जजमेंट्स आर देयर. ये एक जजमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. दिस इज कालरा ग्लू फैक्ट्री वर्सेस सेल टैक्स ट्रिब्यूनल. ये जजमेंट है सेल्स टैक्स रिजिम का. नाउ व्हाट हैपेंड, लेट मी टेल यू इन समरी की क्या फैक्ट्स थे केस के, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. एक वही वापस से सर्च हुआ, एक असेसी गया. सर्च में उनका एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय का नाम था बांकेलाल. उस बांकेलाल के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिए गए और जो केस बनाया वो पूरा का पूरा रेवेन्यू ने केस बनाया ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट की इस बांकेलाल ने हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे करके काम करते थे और इस बेसिस के ऊपर शो कॉज नोटिस, ऑर्डर पास, फलाना ढीकना, सारे काम हो गए. जो काउंसिल थे असेसी साइड से, उन्होंने कहा भाई इसका क्रॉस एग्जामिनेशन तो दो हमको. क्या आप कह रहे हो ये, क्या हमारे सामने पूछ के बताओ. हम पूछते हैं ना सामने कि क्या कहा था क्या नहीं कहा था. Now what happened? ये मैटर और असेसिंग अथॉरिटी ने क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ नहीं किया. अभी भी आज की डेट में भी होता है, उनको समझ में नहीं आता. वो कहते हैं किसका क्रॉस, क्यों चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन, ले लिया ना अपने स्टेटमेंट. दिस मैटर रीच टिल सुप्रीम कोर्ट. दिस मैटर रीच टिल सुप्रीम कोर्ट. एंड व्हाट हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट? बाय द टाइम ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वो बांकेलाल बेचारा सिधार गया, वो राम को प्यारा हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर
कि केस जो बनाया आपने वो बांकीलाल के स्टेटमेंट के ऊपर बनाया, क्रॉस एग्जामिनेशन नीचे उन्होंने मांगा था, आपने दिया नहीं, और बांकीलाल आज है नहीं, केस खत्म। नो मेरिट्स। क्यों मेरिट्स में डिस्कस करना है? जब कलेक्शन प्रोसीजर ही आपका करेक्ट नहीं है तो लेवी का क्या करेंगे? देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किए, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। इट इज नॉट ओनली लेवी विच इज इंपॉर्टेंट, वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली फोकस ऑन लेवी पार्ट। जब भी जीएसटी का सेमिनार होगा, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? कंप्यूटेशन, सप्लाई क्या है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, रेट ऑफ टैक्स क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैल्यूएशन कितना होगा। करेक्ट है ना सर? फोकस वहीं रहता है ना। बट प्लीज माइंड एंड रेफर आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच सेज नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। नेगेटिव में लिखा है इसलिए और है, अगर इसको पॉजिटिव में बोलोगे दैट मींस एवरी टैक्स शैल बी कलेक्टेड विद अथॉरिटी, विद शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड हो जाएगा अगर पॉजिटिव सेंस में बोलोगे। वहां नेगेटिव में लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड। तो बेसिकली ना तो लेवी हो सकती है ना ही कलेक्शन हो सकता है बिना प्रोसेस के। तो ये प्रोसेस ब्रीच किया, बात खत्म। मेरिट आपकी कितनी भी केस में हो, कुछ नहीं हो सकता। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल इसी कलेक्शन वाली बात के ऊपर ही, क्योंकि देखिए मैं खुद ये चीज आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं। 3.5 साल से ज्यादा हो गए जीएसटी को आए हुए, 3.5 साल से ज्यादा हो गए, 4 पूरे होने वाले। आई एम येट टू सी अ सिंगल नोटिस जो कि 100% परफेक्ट हो। आई एम येट टू सी अ कंप्लीट ऑर्डर जिसमें कि सारा प्रोसीजर करेक्ट फॉलो किया हो। तो मेरिट्स तो अच्छी बात है, हमको देखनी चाहिए, बट लेकिन जब हम कलेक्शन प्रोसीजर या उसके जुरिसडिक्शन या अदरवाइज पूरी बात करेंगे, वो अगर हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट के 90% केसेस तो वहीं खत्म हो जाते हैं, उसी लेवल पे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट का भी रिकवरी नहीं कर पाता लिटिगेशन में। एक और केस मुझे याद आ रहा है, वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। दैट्स अगेन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सैयद अली, सीसी कमिश्नर कस्टम्स वर्सेस सैयद अली, बहुत फेमस जजमेंट है। उसमें क्या हुआ कि कुछ गुड्स इंपोर्ट हुए थे, इंपोर्ट हो गए, क्लियर हो गए, सब कुछ काम खत्म हो गया। ना कमिश्नर कस्टम्स एंटी इवेजन ने केस बनाया कि भाई आपने ये जो ड्यूटी भरी थी ये कम थी, इसमें इवेजन हुआ है। उन्होंने केस बनाया और असेस करके वापस से डिमांड निकाल दी। ना व्हाट हैपेंड, असेसी ने चैलेंज किया, यू आर नॉट प्रॉपर ऑफिसर फॉर दिस एक्ट। बाकी सब बात तो ठीक है, मेरिट्स पे जो था कि इसके ऊपर लगनी है नहीं लगनी, ये रेट लगेगी फलाना टिकना, वो सब बात ठीक है। बट व्हाट असेसी चैलेंज इज कि आपका जुरिसडिक्शन नहीं बनता इसके ऊपर, जुरिसडिक्शन किसी दूसरे ऑफिसर का बनता है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही पॉइंट डिस्कस हुआ और केस क्वेश्ड। मेरिट्स बाद में बात करेंगे। सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर कि वो कमिश्नर कस्टम्स नहीं होने की जगह दूसरा वाला कमिश्नर होना चाहिए था केस बनाने के लिए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि करेक्ट होना चाहिए। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, जब भी आपको कोई ऐसा लगता है, बहुत होता है ना 26 AS के बेसिस पे केस बन रहे हैं, किसी और दूसरी पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन आई हुई है कि सामने वाले ने कह दिया कि उसकी सप्लाई बोगस थी, कि हमने तो सप्लाई ही नहीं किया, या कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल गई कि मे बी डेटाबेस, कई बार गवर्नमेंट का भी, मेरे सामने उड़ीसा का एक केस आया हुआ सरप्राइज, कि वो गवर्नमेंट डेटाबेस बना रहे हैं कि भाई इतना इतना हम पेमेंट कर रहे हैं इस ठेकेदार को, और उसके बेसिस के ऊपर केस खोल दिया पूरा का पूरा जीएसटी में। वो उसका एज पर स्टेट गवर्नमेंट डेटाबेस 176 करोड़ का पेमेंट हुआ है एक ठेकेदार को, जो उस ठेकेदार ने अपनी रिटर्न फाइल की थी उसमें करीब 155 करोड़ बताया, सिर्फ उस बेसिस के ऊपर कि 176। अरे भाई, गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन कि वो 176 करोड़ कहां से आया। जीएसटी में कोई अक्रूवल प्रिंसिपल नहीं है। क्या अक्रूवल के बेसिस पे टैक्स लगता है? क्या पेमेंट के बेसिस पे टैक्स लगता है? जीएसटी कहता है अक्रूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दिस इज व्हाट नटशेल ना। तो हाउ कम इट कैन बी कॉरबोरेटेड विद द अदर थिंग? तो मेरे को चेक तो करने दो उसको। तो अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है, ऐसा कोई भी शो कॉज नोटिस आता है, तो माय फर्स्ट सजेशन इज ऑलवेज आस्क फॉर अ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड अगेन अ प्रोफेशनल एडवाइस। डोंट प्रेस फॉर इट, आस्क वंस, डोंट प्रेस फॉर इट, क्योंकि वो वैसे भी नहीं देने वाले। नहीं देने वाले तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज और है, यहां पर एक जीएसटी लॉ में चेंज हो गया है। यहां पर क्या हुआ था, बांकीलाल जी चले गए थे, अब जीएसटी लॉ में एक बात लिख दी गई है कि अगर किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए और वो चला गया है तो उसका स्टेटमेंट माना जाएगा, तो माना जाएगा। जिंदा है तो नहीं माना जाएगा, जिंदा के ऊपर साइलेंट है लॉ।
ठीक है ना? अगर लेकिन वो चला गया, मतलब किसी के स्टेटमेंट बिना विटनेस को एग्जामिन किए किसी प्रोसिक्यूशन में कब माने जाएंगे, उसके लिए उन्होंने लिख दिया या तो वो ऊपर चला गया हो या फिर कोर्ट ने ये मान लिया हो कि वो मिल नहीं रहा और आ ही नहीं रहा हमारे सामने। इन दैट केसेस उसको बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के उसको एडमिट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। दिस इज व्हाट इन द जीएसटी लॉ। लेट मी कम टू द अनदर एस्पेक्ट। जो मैं कह रहा था ना कि डेट वेट नहीं देते आजकल और कई बार बहुत जल्दीबाजी कर लेते हैं, यू एनकाउंटर दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस। आप लोग रिकलेक्ट कर पाएंगे जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, कोविड स्टार्ट हुआ था, अभी उस टाइम क्या हो रहा था? सब लोगों के दिमाग में एक बार तो हमारे माननीय मोदी साहब ने कह दिया घर बैठ जाओ, तो बैठ गए। अब लेकिन टेंशन तो दिमाग में ये थी ना कि रिटर्न फाइल होनी है, ये ऐसा ऐसा कुछ होना है। तो गवर्नमेंट जब लेके आई एक्सटेंशन, उससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट एक एक्सटेंशन लेके आया था, याद है सर? क्या चीज? लिमिटेशन के ऊपर, करेक्ट है ना? और वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 को अपनी संविधान में दी हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूटिलाइज किया, विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 141 एंड 142 इन अ स्यू मोटो पिटीशन नंबर 3/2020, जिसमें कि स्पेसिफिकली लिखा कि किसी भी तरीके का फाइल, सूट, प्लीडिंग आपको फाइल करनी है, कोई भी टाइम लिमिट, आपका लिमिटेशन बार हो रही है आपकी किसी भी चीज की, चाहे वो किसी स्पेशल एक्ट में है या जनरल एक्ट। जनरल एक्ट मतलब सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और जनरल लॉ हो जाते हैं। स्पेशल मतलब जैसे जीएसटी इज स्पेशल लॉ। चाहे जनरल लॉ में, चाहे स्पेशल लॉ में, चाहे वो डिले कंडोनेबल है या नहीं है, किसी भी इन चीजों की अगर टाइम लिमिट बार हो रही है, लेट मी शो यू दिस ऑर्डर, कहां गया? हाँ, अगर टाइम लिमिट बार हो रही है तो 15 मार्च से लेके टिल आर फर्दर ऑर्डर वी आर एक्सटेंडिंग दिस। प्लीज माइंड दिस वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब से? 15 मार्च 2020 से लेके जब तक हम नेक्स्ट ऑर्डर पास करके बताएंगे नहीं, तब तक एक्सटेंड कर दे रहे हैं। एंड दिस शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड अथॉरिटीज। ठीक है सर? ये मैंने रिकलेक्ट कराया। आई एम श्योर व्हाट्सएप का जमाना है, इंफॉर्मेशन बड़ा जल्दी फास्ट फ्लो होती है, तो सबने पढ़ा होगा, मे भी भूल गए होंगे या मैंने याद दिला दिया अभी। अब दो क्वेश्चन सामने आते हैं इसके बाद। पहली बात तो ये, इस बात को तो 23 मार्च की बात है, अब मार्च 2021 आ गया, क्या ये आज तक वैलिड है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये हमारे स्टेट टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर, डीजीजीआई ऑफिसर, तो उनके ऊपर भी लगता है या नहीं लगता? ये दो क्वेश्चन आते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, जुडिशरी ने दिए हैं, वो मैं शेयर करता हूं आपसे। नाउ व्हाट हैपेंड इन वन ऑफ द केसेस, केस नेम इज वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। सीटीओ साहब, सीटीओ मतलब कॉमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर, आंध्र प्रदेश में सीटीओ बोलते हैं, जैसे हम लोग कई जगह एसटीओ बोलते हैं, कई जगह अलग अलग ट्रेड टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, यहां पर आई एम नॉट श्योर कोलकाता में क्या बोलते हैं, सीटीओ, ओके फाइन, कॉमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर। तो सीटीओ साहब ने पुणे, सीटीओ साहब ऑफ एपी, उन्होंने पुणे की एक कंपनी थी, पुणे की कंपनी के जो कंसर्न पर्सन थे उनको सम्मन भेजा कि आओ जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ तुम्हारे। उन्होंने कहा सर कोरोना चल रहा है। फिर वापस सम्मन भेजा, वापस आओ, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं आ सकता, अभी कोरोना चल रहा है, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए भिजवाता हूं, मैं आ नहीं सकता, समथिंग लाइक दिस, लाइटर सेंस में बता रहा हूं आपको। दैट मीन्स मल्टीपल कम्युनिकेशन भेजे और उन्होंने कहा भाई अभी मैं आ नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कोर्ट भी किया, देखो ये ऐसे ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने भेज रखा है। सीटीओ साहब ने कहा ये हमारे ऊपर नहीं लगता, ये कोर्ट्स के ऊपर लगता है। मैटर वेंट टिल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा लिखा उसमें, वन शुड रीड दैट, कैसे क्लास ली जाती है किसकी, वो समझ में आता है। नट शेल में समरी ये है, हाई कोर्ट हैज स्पेसिफिक, अच्छा वो जजमेंट अभी सामने नहीं है। नट शेल में हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये सबके ऊपर लग रहा है, इंक्लूडिंग टैक्स अथॉरिटीज। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, डेटेड जजमेंट May 2020 itself, इंपॉर्टेंट वन। तो क्या बात हुआ, एक चीज तो क्लियर हो गई ना, कॉन्ट्ररी जजमेंट मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है 3/2020 की, और ये इसकी ये भी कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इस चीज को सर्टिफाई कर दिया कि आपके टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर भी लग रहा है।
कोई टैक्स ऑफिसर से इसके एक्सेप्शन नहीं है। अब दूसरी बात निकल के आती है कि ये तो बात है मार्च 2020 की, और अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, अब तो पार्टी होने लग गई, शादियां होने लग गई, उस टाइम तो सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था। तो क्या ये अभी तक वैलिड है? रिकलेक्ट दैट ऑर्डर, उसमें क्या लिखा हुआ था? टिल फर्दर ऑर्डर। तो टिल कोई फर्दर ऑर्डर आया? टोटल 6 ऑर्डर आए हैं, बट उसमें कहीं भी किसी में भी ये नहीं कहा है कि ये डेट बंद हो गई है या अब लिमिटेशन को हम खत्म कर रहे हैं। फिर भी ये मैटर वापस पहुंचा कहां तक? सुप्रीम कोर्ट तक। वापस ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक इन केस ऑफ एसएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। इश्यू उसमें एक दूसरा भी था, अभी मैं वो बोल के आपको क्योंकि कंडोनेशन किस तरीके से होता है, कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको लेके था, लेकिन ये मैटर भी उसमें डिस्कस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारन साहब और भट्ट साहब की बेंच ने स्पेसिफिकली लिखा कि 3/2020 में हमने स्पेसिफिकली ये वाली चीज जब बोल रखी है कि टिल नेक्स्ट ऑर्डर हमारे ये कंडोन है, और आज तक हमने कुछ नहीं चेंज किया है उसमें, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई ये स्टॉप नहीं लगाया है, तो आज तक ये वैलिड है। दिस ऑर्डर इज ऑफ दिसंबर 2020, और उस डेट से आज तक कोई भी फर्दर ऑर्डर नहीं है। तो दैट मींस इन माय हम्बल सबमिशन, जो मैं आपको सपोर्टिव दे रहा हूं, आज तक ये वैलिड है। टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर लगता है और आज तक लगता है। तो कोई भी प्रोसीडिंग हो आपकी, कोई डेट नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई अपील फाइल करने में दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, यूज दिस। एक सलाह छोटी सी और दे देता हूं साथ में, जब भी एक्सटेंशन ले रहे हो ना, एक कोविड की लाइन जरूर लिख दिया करो। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सही बात है भाई। कोविड की वजह से परेशानी हो रही नहीं हो रही? देखो साहब ने अभी भी मास्क लगा रखा है। मैं आया आज फ्लाइट में तो उन्होंने कह दिया एक वो आपकी बीच वाली सीट है, वो ओवरकोट सा और दे देते हैं, वो भी पहनो, मास्क लगाओ, ये सीट। व्हाट इज दिस? अभी होटल में जगह जगह लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग, कितनी फॉलो हो रही है उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फॉलो इट प्रिसाइजली। ऑफिस में हमारे क्या होता है, एक दिन किसी को छींक आ गई तो उसकी 1 हफ्ते की छुट्टी कर देते हैं, होता है ना सर? तो प्रिसाइजली सबकी लाइफ वो नॉर्मल लाइफ नहीं है जो पहले होती थी। तो जब भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, माय हम्बल सबमिशन इज, एक बात, एक लाइन जरूर लिखो उसमें कि भैया कोरोना पेंडेमिक इज देयर, वी आर नॉट वर्किंग ऑन अ फुल पेस। हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं है, क्लाइंट के भी रिसोर्सेज पूरे नहीं है। क्लाइंट की तरफ से लिख करो तो आप उसकी तरफ से लिखना पड़ने वाली बात हो गई कि हमारे पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे क्लाइंट के, हमारे कंसल्टेंट के पास भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टाइम। इतनी लाइन जरूर लिख दो। अगर वो नहीं देता तो फिर यू हैव ऑल दीज स्टफ्स। सर कितना टाइम बच गया? चले ना, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक है सबका। सॉरी सर, फेक बिलिंग। हाँ देखिए, वो यही सुनने के लिए बैठे हैं। मुझे लग रहा था नींद वींद आ गई होगी, लेकिन इसके लिए तो नींद खुली हुई है ना? नींद उड़ रही है? चलिए, अच्छा देखिए ऐसा है, मैं वापस रिट्रेट कर देता हूं अपनी बात को, ये रिकॉर्ड और कर रहे हैं वीडियो के ऊपर। I don't have sympathy for a person who indulges in these fraudulent activities. जो भी मैं आपसे कह रहा हूं या कहने वाला हूं, वो उन लोगों के लिए, उन असेसीज के लिए है जो बोनाफाइड असेसीज हैं और जबरदस्ती इस चक्कर में फंस गए, जबरदस्ती इस चक्कर में फंस गए हैं। मे बी उसको पता ही नहीं था, उसने किसी एजेंट के थ्रू माल परचेज किया, मेरे क्लाइंट ने किसी एजेंट के थ्रू माल परचेज किया और उस एजेंट ने किसी दूसरे का बिल भेज दिया। अभी मेरे क्लाइंट की ये गलती है, मार्केट प्रैक्टिस है, एजेंट के थ्रू काम होते हैं। अब उस एजेंट ने कोई दूसरी फर्म बना रखी है, माल मेरे को वही भेज रहा है, उसने कुछ मैनेज कर लिया तो उसका मेरे हाथ की बात है क्या वो? नो। एनीवेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट द लॉ इज। देखिए जीएसटी लॉ की अगर मैं बात करूं तो समरी में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 तरीके के ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनको कि ग्रेव या मेजर माना गया है, कि 4 बाकी माइनर ऑफेंसेस हैं या मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, लाइट ऑफेंसेस हैं, बस 4 ऑफेंसेस हैं पूरे जीएसटी लॉ में जिनको कि ग्रेव या मेजर माना गया है। वो 4 ऑफेंसेस क्या हैं? बड़े सिंपल हैं, देसी भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल लॉ में सब कुछ क्या क्या लिखा है आपको सब कुछ पता है, सब जगह पता है। देखिए 4 समझने को क्या है। सबसे पहले तो वो एक पुराने जमाने का देसी काम आता है ना, सबसे पहले कोलकाता में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड है। कोई बोलता है कच्चे की सेल, कोई बोलता है 2 नंबर में, कोई बोलता है डब्लू की, कोई बोलता है
आरआर, कल मुझे नया वर्ड पता चला, आरआर। आरआर का मतलब क्या हुआ? राम राम, राम राम वाली सेल, और राम के नाम पे भी ये चल रहा है। तो एनीवे, वो कच्चे वाली सेल, मीनिंग देयर बाय वो क्लैंडस्टाइन रिमूवल जिसे हम बोलते थे, यानी कि आपने माल बेच दिया लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया। तो व्हेनेवर आई एम सेइंग माल, दैट इंक्लूड सर्विसेज एज वेल, यानी गुड्स और सर्विसेज, सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ एन इनवॉइस। करेक्ट है? तो ये पहला ऑफेंस है कि आपने इनवॉइस ही इश्यू नहीं किया और माल या सर्विसेज दे दी। दूसरा क्या है? इसको उल्टा कर दो, इनवॉइस सप्लाई कर दिया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए मैंने बड़े इंटेंशनली वर्ड यूज किया, इनवॉइस सप्लाई कर दिया। एक्चुअली इनवॉइस सप्लाई होता है क्या? आज का इनवॉइस कमोडिटी है, इसलिए मैंने कहा इनवॉइस सप्लाई कर दिया, अदरवाइज मैं भी इशू कहता। चलो इशू मान लेते हैं। इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये दूसरा ऑफेंस है। तीसरा ऑफेंस क्या है? वो जो दूसरे वाले में हमने बात की थी ना, किसी आदमी ने इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, उस इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट ले लेना, यानी आपने उस इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लिया जो कि आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुए। फेक वाली बात रिकलेक्ट होगी अपने आप आपको। चौथा है कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया सरकार के नाम के ऊपर और उसको जमा नहीं कराया 3 महीने के लिए, 3 महीने तक आप रख के बैठ गए। तो ये जो 4 ऑफेंसेज हैं, ये ग्रेव ऑफेंसेज हैं। इसके लिए अगर आप देखना चाहोगे तो पेनल्टी प्रोविजन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 7 में मिलेंगे। इसका प्रोसिक्यूशन प्रोविजन जो है वो मिलेगा 132(1) ABCD में, ये चारों का। इसके अलावा बाकी जो हैं वो सब ऑफेंसेज हैं नहीं है। ये जो प्रोसिक्यूशन में ये चारों ऑफेंसेज में अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन है, इन दैट केस दैट बिकम्स अ कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ऑफेंस। ठीक है? तो यानी ग्रेव ऑफेंस हो जाता है। एक बड़ा फनी, मतलब कई बार आपको किस्सा भी सुनाता हूं, व्हाट हैपेंड। एक दिन हम इनफॉर्मल डिस्कशन में बैठे थे, कोर्ट में थे, कुछ काउंसिल्स वगैरह पे थे, सरकारी साइड के कुछ ऑफिसर्स, इनफॉर्मली डिस्कशन चल रहा था। तो कुछ लोगों ने बड़ा, आजकल डायलॉग हो गया, आपने देखेंगे कोर्ट के जजमेंट भी पढ़ेंगे तो बड़ा ऐसा लगता है कि ऐसा बोलते हैं कि जीएसटी का जो ऑफेंस है वो बहुत ही खतरनाक वाला ऑफेंस है। स्टार्टेड वर्ड इकोनॉमिक ऑफेंस है, दे स्टार्ट्स द वर्ड, ये इट्स अ इकोनॉमिक ऑफेंस, इससे तो देश खत्म हो रहा है पूरा, यानी पूरे देश की रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है। वन ऑफिसर यूज द वर्ड इट्स अ हीनियस ऑफेंस। अभी मेरे को सुन के थोड़ा सा हंसी आई, मैंने कहा ये हीनियस ऑफेंस होता क्या है? व्हाट इज द हीनियस ऑफेंस सर? एक वर्ड आया इधर से, सीरियस, उसकी भी बात करते हैं। क्या हीनियस ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस में कोई फर्क है? नीच कार्य। देखिए क्या है, ये तो आपने हिंदी वोकेबुलरी बता दी, बहुत अच्छा किया सर, थैंक यू। लेट मी टेल यू इन अ लीगल वर्ड्स। ये वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं कि ये वाला ऐसा ऐसा है। अभी लेटेस्टली इन 2020 itself सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विद अ मैटर ऑफ, इन द केस ऑफ शिल्पा गुप्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 फरवरी का जजमेंट है 2020 का। वहां पर वो पॉक्सो एक्ट को डील कर रहे थे जिसमें माइनर के साथ में रेप वगैरह डील होते हैं। वहां पर उन्होंने डील किया कि उस लॉ में कुछ प्रोविजन है इस तरीके के। तो वहां पर दे डिस्कस्ड कि व्हाट इज हीनियस क्राइम। तो वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि हीनियस क्राइम का मतलब यह है जहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट तो 7 साल से ज्यादा है ही है, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट भी 7 साल से ज्यादा है। दैट मीन्स प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो क्या कहना चाह रहे हैं, जो रेप और मर्डर टाइप के क्राइम्स हैं, दे आर द हीनियस क्राइम्स, जिसके लिए सजा क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, कैपिटल सेंटेंस है, या 10 साल के सेंटेंस वगैरह हैं, वो वाले सेंटेंसेस। इन द वेरी सेम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिस्कस व्हाट इज अ सीरियस ऑफेंस। वहां पर उन्होंने कहा सीरियस ऑफेंस वो है जो कि 7 साल से ज्यादा मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम 7 साल से कम है। अब जीएसटी लॉ में क्या है? जीएसटी लॉ में क्या है? मैक्सिमम 5 साल। क्या ये सीरियस ऑफेंस है? सरकार के हाथ की बात है, दे वांट टू मेक इट हीनियस। ओके, कोई बात नहीं, कल को कानून में परिवर्तन कीजिए और उसमें लिख दीजिए कि जीएसटी का 5 करोड़ से जिसने ऊपर का इवेजन किया उसको सूली पे चढ़ा देंगे, बन जाएगा हीनियस। लेकिन जो आज का कानून है हम तो उसके हिसाब से बात करेंगे ना।
सो वो पीवी रमन्ना के बाद थोड़ा थोड़ा सा ऐसा माहौल खराब हो गया था कि बेल मिलना बिल्कुल बंद हो गई विद बिकॉज ऑफ फ्यू कमेंट्स, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। तो अभी मेरा मानना यह, अब कोर्ट्स वापस इस चीज को पकड़ने लगे हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। तो हर काम के लिए किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। और ये कौन से ऑफेंसेस हैं अपने जीएसटी लॉ वाले? मैक्सिमम 5 साल का पनिशमेंट है, और सारे के सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं सारे कंपाउंडेबल हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी, जो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो थोड़ा सा एक बार को क्विकली बात कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस कि कौन सा लॉ कहां लगता है। क्योंकि गधे घोड़े को एक ही लाठी से हांका जा रहा है, ये मेरा मानना है जीएसटी लॉ में। तो मैं एक पहले एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं कि ये बोगस बिलिंग वगैरह मेजरली, दो देयर कैन बी मल्टीपल मॉडल्स, बट मेजरली किस तरीके से चलती है। सबसे पहले तो ये मान के चलिए, एक ऐसा कोई कंपनी को विजुलाइज कीजिए दिमाग में, जिसकी जो परचेजेज होती हैं वो तो सारी नंबर 1 वाली हैं, और जो उसकी सेल होती है वो कच्चे की है या राम राम वाली है या जो भी नाम लेना चाहो वो वाली है। कैसी कंपनीज हो सकती हैं? सीमेंट के डीलर्स, पीछे से जो बिलिंग आती है वो पूरी पक्की बिलिंग आती है, ठीक है ना सर? और बिकता कैसे है? अभी सामने वाले को मकान बनाना है, उसने अपने कंसल्टेंट से पूछा, सर मकान बना रहा हूं, कितना पैसा चेक से दे दूं? वो कंसल्टेंट ने फाइल खोली, इनकम टैक्स की, कैपिटल 50 लाख दे रही है। वो कह रहा नहीं जी, मेरे को 1.5 करोड़ लगाना है घर में। अभी क्या होगा? आप सब समझदार हैं। तो 50 लाख ही खरीदेगा और कहां से लाएगा पैसा एक नंबर में, बाकी कैश में जाएगा। तो वो सीमेंट वाले की क्या हो गया, ऐसी कच्ची सेल हो गई। दूसरा, ऐसे भी बहुत, इसका थोड़ा सा दूसरा वर्जन हो सकता है कि ऐसी कई सेल होती हैं जिसमें कि बिल तो बनता है पक्का, लेकिन उसका आईटीसी या तो एलिजिबल नहीं है या वो ले नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में बायर बिल लेता है, मेरी राय में हमेशा लेता है। मेडिक्लेम लेना है नहीं लेना? मेडिक्लेम मिलेगा कैसे बिना बिल नहीं लोगे? तो घर में टीवी फ्रिज खरीद के ला रहे हो, क्या करो, बिल लेते हैं? सर वो वारंटी के टाइम पे ना, जब क्लेम करना होगा तो वो बिल चाहिएगा, तो सब लोग बिल लेते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट मिलता है किसी को? कहीं लेता ही नहीं। अनरजिस्टर्ड है बायर ज्यादातर टाइम के ऊपर, अनरजिस्टर्ड है ना। ये ग्रोसरी शॉप्स वगैरह मिलता है कहीं कुछ क्रेडिट वगैरह? नहीं मिलता। उसमें बना करने वाले भी समझदार है, बट मोटे तौर के ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज जिनके पास पीछे से पूरा 1 नंबर में और सप्लाई चेन परफेक्ट है, बिल पूरा आ रहा है, लेकिन जिसको वो बेचते हैं वो क्रेडिट लेता नहीं है, या उसको एलिजिबल नहीं है ना, या फिर वो बिल ले ही नहीं रहा। ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई की जाती हैं। हम एक आदमी का नाम दे देते हैं जिसको कि हम, यार ये कुछ बड़ा हो गया, हाँ, इसको हम बोल देते हैं मिस्टर एम। मिस्टर एम मतलब मास्टरमाइंड, ठीक है सर? तो ये मिस्टर मास्टरमाइंड ने ऐसी किसी कंपनीज को अप्रोच किया, उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ? ये क्या किसको कहेगा कि इसको अपना कुछ कहेगा, भाई 2-4 टका तेरे को भी दे देता हूं, प्रसाद सब जगह बटेगा। तो उसके बाद यहां से इनवॉइसिंग हुई किसके नाम से? ए के नाम से। अब ए क्या है? एक डमी फर्म है, जिसको कि बोगस फर्म कॉमनली वर्ड यूज किया जाना चाहिए। और ये ए है कौन? मोस्ट प्रोबेबली ये मास्टरमाइंड का ड्राइवर है। ए से बी को सेल हुआ, बी कौन है? इसी तरीके से उसका कोई गार्ड होगा या कोई रिश्तेदार होगा दूसरा। सी, डी, इसी तरीके से चेन आगे चल दी गई। ये हो क्या रहा है बेसिकली? सर मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना है आपने? क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग की सेकंड स्टेज? लेयरिंग। तो ये क्या हो रहा है? यही वही हो रहा है। तो मैं अपने वर्ड्स में बोलूं तो ये आईटीसी लॉन्ड्रिंग हो रही है। एक से दूसरे के पास बिल, दूसरे से तीसरे के पास, प्रोबेबली ये ABCD हो सकता है, अलग अलग स्टेट में या अलग अलग जगह पे भी रजिस्टर्ड हो, सो दैट जब भी कोई देखने जाए तो इट विल टेक टाइम। और डी से इसकी बिलिंग कहां हो गई? अभी जब लॉन्ड्रिंग होने के बाद किसी भी दूसरी कंपनी को जो चाहिए जिसको वो मिलेगा। वो चला था सीमेंट, और उधर उसको कुछ भी और चाहिए, ऑयल मिले तो उसको ऑयल मिल का बिल भी मिल, ऑयल का भी बिल मिल जाएगा। करेक्ट है ना सर? होता है ना ऐसा? थैंक यू। प्रिसाइजली मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं कि आई विल डिस्कस द लॉ कि किसके ऊपर क्या लॉ लग रहा है। को हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ सकते हैं, ये सोर्स कंपनीज हैं, ये वाली कंजम्पशन कंपनीज हैं, बीच वाला मास्टरमाइंड है सब काम करने वाला, और ABCD जो है वो बोगस फर्म्स हैं। क्या कंजम्पशन कंपनी और सोर्स कंपनी बोगस हैं? आंसर इज नो। बोगस कौन सी हुई? ABCD। अभी कुछ लोग और भी हैं जो M की हेल्प करते हैं काम करने में। मैंने लिख दिया उनका नाम PQRST। इट मे इंक्लूड पर्सन फ्रॉम आवर प्रोफेशन, और दूसरे भी लोग हो सकते हैं। उसमें मैंने जैसे 5 नाम लिख दिए PQRST।
मे बी PQ आर द पर्सन हु आर अवेयर विद दिस मोडस ऑपरेंडी, कि ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है और इसमें वो हेल्प कर रहे हैं। RST मे बी द पर्सन जो कि उसको असिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल एक CA साहब, उनके पास ऐसा कोई मास्टरमाइंड आया, उसने कहा साहब ये रजिस्ट्रेशन कराना है, दो डॉक्यूमेंट अभी कराता हूं, आपकी फीस 10,000 रुपए, लो जी 10,000 रुपए पकड़ो, रजिस्ट्रेशन करा दिया, बस बात खत्म। CA साहब को और कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या है, वो हमारे एग्जाम्पल में RST में से है। लेकिन एक आदमी ऐसे, अच्छा मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं, अभी 20 फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराता हूं, कागज भी इधर के उधर की, आधार कार्ड इसका, पैन कार्ड उसका, वो फोटोकॉपी की दुकान में सारा काम हो गया, समथिंग समथिंग, तो वो कौन है, P और Q है। करेक्ट है सर, समझ गए, फैक्ट समझ में आ गए ना। अब बात करते हैं एक और मोडस ऑपरेंडी की क्विकली से। अच्छा, इसमें सरकार का नुकसान तो हो गया ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। क्रेडिट क्या हुआ, इस फर्स्ट जो सोर्स कंपनी से जहां से माल बिकना था वो पूरा का पूरा पैसा सरकार को मिलना था, लेकिन इस चेन मिलने की वजह से क्या हुआ, वहां क्रेडिट मिल गया। तो जिस परसेंटेज का भी आइटम है, अज्यूमिंग 18% का आइटम है, तो 18% का सरकार को नुकसान हो गया पूरा। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द अदर मोडस ऑपरेंडी। इसमें क्या हुआ, एक ही ग्रुप की कंपनीज थी, बैंक के लोन भी चल रहे थे, या मे बी लिस्टेड कंपनी भी थी, ऐसा भी सामने आ रही चीजें। अब उनके वो टर्नओवर डाउन वो देख नहीं सकते, बैंक वाला लिमिट कम कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने वापस ए को सेल कर दिया। क्या हुआ, ये सर्कुलर ट्रेडिंग। तो प्लीज माइंड, सर्कुलर ट्रेडिंग एंड बोगस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कई बार जब डिस्कशन में चीजें आती हैं इनको सेम मान जाते हैं, बट जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें, एंटायरली डिफरेंट है। क्या इसमें सरकार को कुछ भी नुकसान हो रहा है, इसमें सरकार को 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। तो क्या दोनों को एक ही तरीके से हाँका जा सकता है, माई आंसर इज नो, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले लीगल प्रोविजन बता रहा हूं, देन वी विल डिस्कस की एक एक किस किस केस में कहां कहां क्या क्या लगता है। सबसे पहले 4 मेजर इश्यूज हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 4 क्या क्या है, बिल, माल दे दिया बिना बिल के, बिल दे दिया बिना माल के, तीसरा ITC ले लिया उस फर्जी बिल के बेसिस के ऊपर, चौथा टैक्स अपनी जेब में रख के बैठ गए। तो वो टैक्स वाला जेब में रख के बैठ गए तो यहां का मैटर है नहीं। तो फर्स्ट 3 चीजों को हम डिटेल में बात करेंगे। पेनल्टी प्रोविजन सेक्शन 122(1) के क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 7, प्रोसिक्यूशन के क्लॉज 132(1) के A, B, C, इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा डिस्कशन करने का। तो 122(1) जो कि पेनल्टी का मेन सेक्शन है, जिसमें 21 तरीके की पेनल्टी दी हुई है। करेक्ट है ना सर, सब पेनल्टी के लिए सबसे पहले इसी को खोलते हैं कि वो 122(1) में कहां लिखा हुआ है। तो प्लीज माइंड ओनली द फर्स्ट टर्म। ये क्या कहता है, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु, कौन, टैक्सेबल पर्सन। तो पहली कंडीशन 122 खोलने की ये है, 122(1) खोलने की, ही हैज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। व्हाट इज अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है सर, GST लॉ में डिसाइडेड है, वो डिफाइंड है सेक्शन 2107 में। क्या टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। थैंक यू। सिर्फ वही टैक्सेबल पर्सन, यानी इनके अलावा कोई होगा तो 122 में एंट्री नहीं है उसकी, 122(1) में एंट्री नहीं है। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब 122(2) की बात करते हैं। 122(2) में लिखा हुआ है वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन। 122 कैसे स्टार्ट होता है, वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन। तो 122(2) में एंट्री किसकी है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, किसी और की एंट्री नहीं है वहां पर। ठीक है ना सर, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। 122(3) वो कैसे स्टार्ट होता है, एनी पर्सन। ये 3 क्लॉजेज है मेन जो पेनल्टी के सेक्शन है। 1, 2, 3, 1 स्टार्ट होता है टैक्सेबल पर्सन, 2 है पर्सन के लिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, 3 है एनी पर्सन के लिए। अभी देखिए, अब यानी कि अभी देखेंगे कौन कौन कहां कहां फिट होता है, और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो कुछ और ही कर रहा है। 1 और 2 जो हैं उनमें जो पेनल्टी है दैट इज इक्वल टू द टैक्स अमाउंट या टैक्स इवेडेड अमाउंट। ठीक है, या 10,000 रुपए या टैक्स विच एवरेज हायर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ठीक है ना। तो 1 और 2 जो कि टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है, उनमें जो अमाउंट, उनकी ऊपर जो पेनल्टी है वो कितनी है, टैक्स इवेडेड के बराबर है 122(3). इसमें पेनल्टी कितनी है, मैक्सिमम 25,000 रुपए। करेक्ट है ना सर, 25,000 रुपए की पेनल्टी इसमें। अब आपका दिमाग चलने लग गया है कि कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है, डिपार्टमेंट किसके ऊपर क्या केस बना रहा है और क्या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। एक बार मैं आपको ये जैसे हमने पेनल्टी सेक्शन की बात की, थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन की भी बात कर लेते हैं। प्रोसिक्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है,
whoever commits any of the following offenses, whoever commits any of the following offenses, whoever, जो इस आदमी ने ये ऑफेंस किया। क्लॉज बी और सी की मेन बात करते हैं, ए का अभी ज्यादा केसेस बन नहीं रहे फेक बिलिंग वाले केसेस में। बी में क्या है, whoever issues any invoice or bill without supply। क्या बोला गया, issues any invoice without supply, करेक्ट है ना सर। सी में क्या बोला गया, whoever avails input tax credit। और बी और सी लग रहे हैं सबके ऊपर आज की डेट में, आप जितने भी केसेस उठा के देख लेना बी और सी लग रहे हैं। अभी मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जीएसटी लॉ के अंदर इनवॉइस कौन इश्यू करता है? कौन इश्यू करता है? थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज रेफर सेक्शन 31 जो कि इनवॉइस इश्यू करने का है। आई विल कम टू दैट। उसमें कौन है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन अवेल करता है? रजिस्टर्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कॉमा, ऐसे स्टार्ट होता है रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है ना सर, आगे चलते हैं 132 में बाकी क्या क्या चीजें हैं वो सब ठीक है। अब इसके बाद एक प्रोविजन आई थिंक आपका मॉर्निंग सेशन में डिस्कस हो गया होगा, आहूजा साहब ने अच्छे से बता दिया होगा। ये क्या बीमारी है? ये जीएसटी का प्रोविजन उठा के वहां डाल दिया है, या जीएसटी के लिए लाया गया प्रोविजन इनकम टैक्स में डाल दिया है, क्योंकि भाई एक जगह से और स्क्रू कस, और ये स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी लैंग्वेज भी देखेंगे ना तो वो सारे के सारे वही टर्मिनोलॉजी यूज हैं जो कि जीएसटी लॉ के टर्म्स हैं। इनकम टैक्स के ट्रेडिशनल टर्म्स यूज नहीं है, इट इज जीएसटी लॉ के टर्म्स है। आप देखो वो सप्लायर, रिसिपिएंट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई, सब कुछ वही वर्ड यूज है। वहां के वर्ड नहीं है इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स में क्या वर्ड यूज होते हैं? सेल, परचेज। यहां क्या है? सप्लाई, रिसिपिएंट। एनीवेज, तो कुल मिला के नटशेल में 100 बातों की एक बात क्या कह दी इन्होंने, 271 AAD में कह दिया कि अगर आपके यहां कोई फॉल्स एंट्री मिली तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? एंट्री के बराबर की। अब हमने लीगल प्रोविजन सारे देख लिए, हम अप्लाई करते हैं एक एक केसेस में। हमारे पास कुल मिला के ये 5 तरीके के लोग हैं। 5 तरीके के कौन है? एक तो कंजम्पशन वाला है, एक सोर्स कंपनी है, एक कंजम्पशन कंपनी है। 2 तो ये हो गया रियल बिजनेसमैन। तीसरा हमारे पास हो गया वो ABCD टाइप के लोग। चौथा हमारे पास हो गया वो मिस्टर M, ठीक है ना, मास्टरमाइंड। और 5वां हमारे पास क्या हो गया? जो असिस्टेंस करने वाले लोग थे, अबेटमेंट करने वाले लोग थे, ठीक है, वो हो गए PQRS। तो ये 5 तरीके के लोग हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, डिपार्टमेंट जो केस बना रहा है ना, वो 5 के अगेंस्ट में बिल्कुल सिमिलर बना रहा है। अगर आपने भी देखे होंगे, फाइलें देखी होंगी, जो नोटिस देखे होंगे, जो जिस तरीके से कोर्ट्स में इन्होंने हो रहे हैं, और आई एम श्योर कि ज्यादातर क्लाइंट ही हमारे वही हैं। कौन से क्लाइंट हैं? कि जिनको हमको नोटिस आ गया कि भाई नोटिस आ गया या समन आ गया, वो क्या आ गया कि भाई आपके पास, आपने फलाने आदमी से परचेज किया था, नाम भी लिख देते हैं आजकल, आपने फलाने सिंह से परचेज किया था और वो फर्म बोगस है, उसने आईटीसी जमा नहीं कराया और वो पैसा आप अभी डिपॉजिट कराओ। आ रहा है ना सर? आ रहा नहीं आ रहा सर? बड़ी धीरे आवाज आई है, 1-2 ही आ रहे हैं अभी। हाँ आ रहे हैं ना? ओके। अभी अच्छा कम आए। अभी अपन एक काम करते हैं, मैंने जो कॉमन चीज देखी मैं उसका रिपरकेशन बता रहा हूं। यहां पर हम सब लोगों का एज अ प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या रोल है वो मैं आपको शेयर करता हूं। लेट अस अज्यूम देयर इज अ बोनाफाइड बायर, ठीक है। अभी उसको एक नोटिस आ जाता है कि भाई आपने ये परचेज की थी और उसका 2 लाख रुपए का आपका आईटीसी ऐसा है जो कि आपके उस सप्लायर, वो सप्लायर फेक था, इनवॉइस फेक था, और आप उठा के वो 2 लाख रुपए जमा कर दो। और वो ऑफिसर भी फोन करके कहते हैं यार देखो अभी जमा करा दो, तो क्या होगा, 15% पेनल्टी लगेगी, नहीं तो बाद में क्या होगा, पूरी लगेगी और फलाना निकला, तो वो प्रेशराइज करा दे। अब वो बायर जो है या हमारा क्लाइंट जो है तो बोनाफाइड जेन्युइन परचेज किया, बट ही डजंट वांट टू रेसिस्ट, क्योंकि यार 2-2.5 लाख रुपए का ही तो मैटर है, जमा करा देते हैं, नक्की करते हैं, झगड़ा कौन करे, क्योंकि अपील में भी जाएंगे, कोर्ट वोर्ट में भी जाना पड़ेगा, वहां भी खर्चा हो जाएगा। करेक्ट है ना सर? तो वो कहता है यार, तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, जस्ट टू बाय पीस ऑफ माइंड ही वांटेड टू डिपॉजिट दैट अमाउंट। हम लोगों का जो मैं रोल कर रहा था इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम उसको ये बता दें, यू वांट टू बाय पीस ऑफ माइंड ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, वेरी गुड, बट कीप इट इन माइंड कि व्हाट इज एक्चुअल अमाउंट, व्हाट एक्चुअल अमाउंट शुड बी यू आर सपोज टू पे।
तो उसको कल को फ्यूचर रिस्क क्या है, काइंड ऑफ दिस इज द काइंड ऑफ सरेंडर, करेक्ट है ना, कि भाई डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि आपने बोगस फॉर्म से परचेज किया, आप इसको डिपॉजिट करा दो, तो आप क्या कर रहे हो, ओके आप उनकी बात को मान के जस्ट टू बाय पीस ऑफ माइंड आप अमाउंट जमा करा दो। अभी क्या होने वाला है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले हमने 2 लाख रुपए का एग्जांपल लिया ना, तो पहले तो 2 लाख रुपए टैक्स हो गया, वो आईटीसी अमाउंट हो गया, 2 लाख रुपए के ऊपर ब्याज भी आएगा, करेक्ट है सर, और वो 15% सो कॉल्ड पेनल्टी आएगी ना, क्योंकि वो शो कॉज नोटिस से पहले ही कर देने, तो वो 15% पेनल्टी कहने जमा करा दो। कितना हो गया 2 लाख का 15% सर, 30,000, 2,30,000। लेट अस अज्यूम इंटरेस्ट 70,000 रुपए, करेक्ट है सर, करेक्ट है ना सर, सॉरी सर, ठीक है। तो 3 लाख रुपए टोटल अमाउंट, इजी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं तो, राउंड फिगर में करके और कुछ नहीं कर रहा। तो 3 लाख रुपए उसके दिमाग में आया, ऑफिसर ने कहा उसको 3 लाख रुपए जमा करा दो, ये नोटिस क्वैश हो जाएगा, बात खत्म। अब मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग में और बात आती है कि ये खाली 3 लाख ही लगेगा या कुछ और भी हो जाएगा। इनकम टैक्स का को बीच में ले आए, 271 AAD कितना अमाउंट है सर, सर 2 लाख टैक्स था, जब टैक्स 2 लाख था तो परचेज कितने की थी, जब टैक्स 2 लाख नहीं लगेगा, यहां टैक्स की बात है, तो 2 लाख टैक्स के लिए परचेज कितने थी, 10 लाख रुपए, एवरेज मान लेते हैं, 18 जो भी कुछ हो 10 लाख रुपए मान लेते हैं अपन, इजी कैलकुलेशन रखनी है सब हमको। तो कितना हो गया, 10 और 3 13, अरे अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रुको अभी आगे बढ़ेंगे, कितना हो गया 13, ओके। अब एक चीज बताइए, अभी तो ये मैं ये मानता हूं डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजी के तहत ऐसे कार्य कर रहा है जिसमें कि दे आर सेइंग इज कि आप टैक्स, किसी जगह तो वो कह रहे हैं टैक्स इंटरेस्ट 15% जमा करा दो, कई एसएससीज को कह रहे हैं खाली टैक्स जमा करा दो, इंटरेस्ट भी बाद में जमा करा दो, किसी को कह रहे हैं टैक्स इंटरेस्ट जमा करा दो, पेनल्टी छोड़ दें, कह रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है ऐसा, होना वही है जो लॉ में लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने वो आदमी अमाउंट सरेंडर कर दिया, जमा करा दिया, तो उसका मतलब क्या है, आपने मान लिया, दिस इज व्हाट प्राइमरी मतलब ना, उसको कैसे बच सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट जो आगे जब हम ये कह रहे हैं कि वी आर पेइंग फॉर बाइंग पीस ऑफ माइंड, देन हम लिटिगेशन में थोड़ी जाना चाहेंगे, वो पे इसलिए कर रहे हैं जिससे कि लिटिगेशन नहीं हो। तो आपने खुद ने ये एडमिट कर लिया कि वो आपने माल बाय नहीं किया था, करेक्ट है ना सर, यानी कि आपका स्टॉक रजिस्टर गलत था। आपका स्टॉक रजिस्टर बोल रहा है कि आपने 1000 यूनिट परचेज की थी और 1000 यूनिट सेल की थी, जिसमें से लेट अस अज्यूम 200 यूनिट को आपने मान लिया कि वो फर्जी थी, तो कल को आपको नहीं लगता डिपार्टमेंट ये आके कहेगा कि वो 200 यूनिट जो बेची थी वो भी फर्जी थी? कल को डिपार्टमेंट ये नहीं कहेगा क्या? 200 यूनिट आपने बेची थी वो भी फर्जी थी, लेकिन उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया, वी आर हैप्पी, टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वापस से याद कीजिए क्या 122(1)(2) वो क्या कहता है, आपने ये सिर्फ बिल बेचा था, कल को ये केस बनने वाला है। क्या केस बनेगा? आप खुद एडमिट कर चुके हो, परचेज तो आपने किया नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? आपकी सेल भी बोगस है। सेल बोगस मतलब आपने सिर्फ इनवॉइस इशू किया है, आपने माल नहीं बेचा, तो 122(1)(2) की पेनल्टी भी दे जाओ। कितना और पेनल्टी सर? 2 लाख रुपए। कितना हो गया सर? कितने हो गए थे हमारे? 15 हो गए। तो ये हमारे जो 2 लाख या 3 लाख समझ के जो आदमी जमा करा देना चाह रहा था, मेरी राय में उसको ये कहना चाहिए, भाई तेरे को बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए कि तेरे को ये नहीं चाहिए कि लिटिगेशन होना है, तो इसको 3 लाख मत समझे, इसको 15 लाख समझ। नहीं वो तो हम बात करेंगे अलग से। नहीं कौन सा आदमी? अच्छा आप कह रहे हो डबल बोगस एंट्री हो गई, मैं उसको तो बचा रहा हूं, मैं उस एंट्री को बचा रहा हूं क्योंकि वो क्रॉस है, ट्रिब्यूनल की बहुत जजमेंट है क्रॉस वाले ऐसे। तो एनीवेज, तो मतलब हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी ये बनती है मेरी समझ में कि उसको एजुकेट कर दें कि भाई आप अभी आज ये अमाउंट समझ रहे हो, जबकि ये अमाउंट इतना हो सकता है आने वाले टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि ये केसेस डिफेंडेबल नहीं है, डिफेंडेबल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना जब आप लिटिगेशन में जाना ही नहीं चाहते तो इतना अमाउंट की तैयारी करके रखो। अभी तो हमने बात की कितनी की, 2 लाख का वो कितना हो गया? 15 लाख हो गया। अब अगर यही अमाउंट 2 करोड़ होता तो 2 करोड़ का 15 करोड़ हो गया, तो उसमें एक और ऐड हो गई, एक बात और ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई? प्रोसिक्यूशन। 5 करोड़ से ऊपर होते ही इमीडिएट अरेस्ट है, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन तो 1 करोड़ के ऊपर भी है, बट इमीडिएट अरेस्ट जिसकी हम बात करते हैं वो किसके ऊपर है? 5 करोड़ के ऊपर है, यानी कि नॉन बिलेबल। सो ये रिस्क हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं जो आप सरेंडर करने जा रहे हो उसके।
कैसे बचना है अलग बात है, अभी तो हम लॉ देख रहे हैं एक एक आदमी के ऊपर क्या क्या लग रहा है। ठीक है सर, अब आगे आते हैं उस आदमी के ऊपर जो कि एबीसीडी है, जो कि एबीसीडी है। अब उसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर सब केसेस बनते हैं, आईटीसी भी गलत लिया, सेल भी गलत किया, इंटरेस्ट भी लगेगा, प्रोसिक्यूशन सब लगेंगे, कोई ठीक है ना। अब लेकिन इसमें एक वो हमारे मूवीज में कई बार कहावत आती है, वो नंगा क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा, समथिंग लाइक ना। तो वो तो या तो आदमी है ही नहीं, या है तो वो ड्राइवर है, उसका करेगा भी कोई क्या। तो दो इसके अगेंस्ट में केसेस बन रहे हैं, बट प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट मैंने जो ज्यादातर केसेस दे रहे हैं इनको बेचारों को अरेस्ट भी नहीं कर रहा है, जिनके ऊपर एक्चुअली लॉ के हिसाब से लायबिलिटी आ रही है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसका तो क्या डिस्कस करना है, नहीं डिस्कस करने की जरूरत ना सर इसकी, तो ये तो बना दो डिमांड, इससे जितनी बनानी है करेगा क्या। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उसकी मास्टरमाइंड की। एक एक करके बात करेंगे। जो डिपार्टमेंट केसेस बना रहा है, डिपार्टमेंट क्या केस बना रहा है कि आपको पेनल्टी भी देनी है, और एक बेसिकली केस क्या बना रहा है 132(1)BC लगा रहा है इन सब के अगेंस्ट में, मास्टरमाइंड के अगेंस्ट में। जिसको भी पकड़ा उन्होंने BC लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में। मतलब कि आपने इनवॉइस इश्यू किया बिना एक्चुअल सप्लाई और क्रेडिट ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ दोज इनवॉइसेस। ये हर इनवेरिएबली सारे केसेस में ये लग रहा है प्रोविजन, और सारे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो सारे लगाने की कोशिश की है। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूं एक एक करके। पेनल्टी की बात करते हैं सबसे पहले। 122 में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, पेनल्टी किसके ऊपर लगती है, 122(1) की किसके ऊपर लगती है, सॉरी सर, टैक्सेबल पर्सन। तो क्या ये एम टैक्सेबल पर्सन है? 122(2) किसके ऊपर लगता है, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन है? 122(3) एनी पर्सन लग जाएगा। कितनी है पेनल्टी? 25,000। ठीक है ना। अब आते हैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर। प्रोसिक्यूशन में क्या बोला गया, 132(1)B आपने इनवॉइस इशू किया। इनवॉइस कौन इशू कर सकता है जीएसटी लॉ में? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, रजिस्टर्ड पर्सन। क्या वो रजिस्टर्ड है? 132(1)C वो क्या कह रहा है, आपने क्रेडिट अवेल किया, सॉरी वर्ड यूज इज टेकन नॉट अवेल्ड। वहां पर जो वो अवेल्ड वर्ड यूज है वो पेनल्टी में, प्रोसिक्यूशन में वर्ड है टेकन। तो जिसने क्रेडिट लिया, तो क्रेडिट कौन ले सकता है? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। 16(1) को भी देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन। नहीं, ये आई थिंक गलत लिखने में आ गया, ये इसको प्लीज फॉरगेट दैट। ये 16(1) कैसे लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कॉमा सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49 बी एंटाइटल्ड टू टेक। मैं ये बता रहा हूं आपको, वहां पर भी वर्ड क्या है, टेक है, और यहां भी वर्ड क्या यूज किया है, टेक। 132(1)C तो किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को। तो क्या एम रजिस्टर्ड पर्सन है? तो क्या एम के अगेंस्ट में 132(1)B और C दोनों में से कोई केस टिक सकता है? माय हम्बल सबमिशन इज नो। उसके अगेंस्ट में कौन सा केस टिक सकता है ना वहां पर? तो प्रोसिक्यूशन में और है ना, नहीं 25,000 तो पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन में भी है। प्रोसिक्यूशन में अबेटमेंट का क्लॉज है L, 132(1)L। वो क्या कहता है, अगर आप इन कामों में अबेटमेंट कर रहे हो, आपको असिस्ट कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, तो क्या होगा, L। वहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने की है, वहां पर 5 साल नहीं, 6 महीने की मैक्सिमम पनिशमेंट है। ये मैं आपको कानून बता रहा हूं अभी, ठीक है सर। और प्लीज माइंड, जो मैं आपको कानून डिस्कस कर रहा हूं ये 31 दिसंबर 2020 तक का है। 1 जनवरी से इसमें कुछ चेंज हो गया, वो बात करेंगे अभी। और वो चेंज बहुत फायदा देने वाला है इन लोगों को, कैसे देने वाला है वो बात करते हैं। तो मोटे तौर के ऊपर मेरे हिसाब से जो आज की डेट में डायरेक्टली जो जितने पुराने काम हो चुके हैं उन सब के ऊपर ये मास्टरमाइंड के ऊपर क्या लगता है, इनमें से कोई भी प्रोविजन नहीं लगता एक्सेप्ट 122(3) की पेनल्टी यानी 25,000 और प्रोसिक्यूशन 132(1)L मैक्सिमम 6 महीने। जबकि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक ही लाठी से हाके जा रहा है। आगे चलते हैं। पर्सन अबेटिंग, जो कि हमने बात की थी, सीए साहब या एक्सेट्रा एक्सेट्रा और दूसरे लोग, इनको भी जिसको पकड़ लिया गया इनको पूरे केस बना दिए गए इनके अगेंस्ट में। अभी क्वेश्चन ये निकल के आता है, पहली बात करते हैं, हमने 2 तरीके के कंसल्टेंट या अबेटमेंट वाले पर्सन रखे थे। कौन कौन से? PQRST। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो क्या एक्चुअल सिचुएशन है। PQ वो लोग हैं जिन्होंने उसको, देवर
पार्टी टू द एक्चुअली नोन टू होल ऑफ द अफेयर्स, उन्होंने एक्चुअल में मदद की ये सारा बनाने में इकोसिस्टम। और आरएसटी वो हैं जिन्होंने हेल्प नहीं की। आई एम जस्ट रेफरिंग यू अनदर इनफॉर्मल डिस्कशन व्हाट हैपेंड। आई वाज डिफेंडिंग इन वन ऑफ द केस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इटसेल्फ, कि जिसमें कि सीए साहब ने क्या किया था, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए थे एम के कहने से। ही वाज नॉट अवेयर कि एक्चुअली ऐसा काम होना चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ऐसी कोई इनफॉर्मल डिस्कशन जब बाहर होता, व्हाट ही सेड, ओके सब ये देखो ये भी तो पार्टी है। मैंने कहा कैसे पार्टी है? ये कहते ही शेयर्ड द बेनिफिट ऑफ दिस होल ऑफ दिस इकोसिस्टम। मैंने कैसे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो क्या वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में करा रहे थे। तो वो फीस किसने दी? इस आदमी देनी ना, एम ने। वो कहां से दी? इसी में से तो लेके आया, इसमें से जो पैसा बचाया। 10,000 रुपए की फीस दी थी सीए साहब को, तो वो भी तो इसी में से निकाल गया। दैट्स व्हाई ही शेयर्ड द बेनिफिट। मैंने कहा एक काम करना, ये सारा काम करने के लिए ना उसने दिल्ली से कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ी थी, तो इंडिगो को भी पार्टी बना लो। और जब इंडिगो बन जाए तो उसने ट्रेन पकड़ी होगी कहीं से, इंडियन रेलवे को भी पार्टी बना देना। कहने का मतलब ये है, वो जो आरएसटी है, विच आर नॉट नोन टू द केस, which are not privy to this ecosystem जो डेवलप किया है, they cannot be involved into it, number one। और इस चीज को रेफर करने के लिए एज अ प्रोफेशनल वी शुड डेफिनेटली रेफर एंड रीड एटलीस्ट वन जजमेंट। अखिल कृष्णन मग्गू, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बहुत प्यारा जजमेंट है। उस प्रोफेशनल को सबको मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, पढ़ना चाहिए। दो ही वॉज अ एडवोकेट जिसको अरेस्ट हुआ, लेकिन वहां पर जब जज साहब जस्टिस जसवंत सिंह ने जिन्होंने ये जजमेंट लिखा, बहुत प्यारा जजमेंट लिखा, उसमें स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी रेफर किया है उन्होंने, कि भाई जो एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो किसी दूसरे के बिहाफ पर, उनके बिहेफ पर काम कर रहे हैं। दे रेफर्ड मेक माई ट्रिप जजमेंट ऑल्सो। नट शेल में उससे सीखने की चीज क्या है, जो टेक अवे हम सब लोगों के लिए हो सकता है, हम जो काम करें अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में करें, उससे ज्यादा नहीं करें। क्योंकि कई बार हमने देखने में आता है, अच्छा भाई हमारा काम क्या है, सामने वाले की ऑडिट करना, सामने वाले की अकाउंटिंग करना एट मैक्स, यही तो है अलग अलग तरीके के काम। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, अपने एंगेजमेंट को राइटिंग में लिखो और अपना काम उसी के हिसाब से करें। ऐसा नहीं हो कि भाई यहां उसका बिल नहीं बना तो हमारे यहां से आके बिल बना दे भाई, या हमारा लड़का बिल बना दे। वो हम बेसिकली नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू शू ऑफ दैट फेलो, तो वो नहीं होना चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल्स। तो एनीवेज जो पर्सन अबेटिंग है उनके अगेंस्ट में भी क्या बनता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है ना, वो टैक्सेबल पर्सन है, तो वो पेनल्टी लागू नहीं होती, ना ही वो इशू इनवॉइस कर सकता है, ना ही क्रेडिट ले सकता है। इसलिए पनिशमेंट वाला 132 मेरे हिसाब से नहीं लग पाता है। अखिल कृष्णन मग्गू, ये ऑनरेबल जस्टिस जसवंत सिंह जी का लिखा हुआ जजमेंट है, इसी का 2020 का। ये बहुत अच्छा जजमेंट लिखा है, पंजाब एंड हरियाणा को, चंडीगढ़ बेंच। अभी एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी देखिए, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है इसको सरकार आज तक मानती नहीं है। कहीं भी कोर्ट्स में जाओगे, कुछ भी जाओगे, वो मानते नहीं है, लेकिन कागजों पे मान लिया है। कैसे मान लिया है वो भी बता रहा हूं आपको। फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ एक अमेंडमेंट हुए जो कि इफेक्टिव हो गए हैं अब 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से कोई अमेंडमेंट इफेक्टिव हो गए। वो क्या अमेंडमेंट है वो आपको बताता हूं। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो पेनल्टी है 122 में वो कौन सी है, 3 क्लॉजेज हैं, 1, 2, 3, 1 टैक्सेबल पर्सन, 2 रजिस्टर्ड पर्सन, 3 एनी पर्सन। करेक्ट है ना सर? 1A नया क्लॉज ऐड हो गया है, 1A नया क्लॉज ऐड हो गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, जिसमें क्या लिखा गया, एनी पर्सन, और लिख दिया गया कि अगर ही इज टेकिंग शेयर आउट ऑफ दीज जो भी ऊपर की एक्टिविटीज हम डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से क्लॉजेज हैं? 1, 2, 7। 1 जो है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, 2 है इश्यू ऑफ द इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, 7 है टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और क्लॉज 9 वो आईएसडी वाला है, इसलिए उसको अपन छोड़ देते हैं। उसमें इन्होंने कहा कि अगर मान के चलो वो उसके बेसिकली अबेटमेंट वाली सारी चीजें रख ली उसमें, कि अगर कर रहे हैं ही रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, इन दैट केस व्हाट गोना हैपन, उसके ऊपर भी पेनल्टी कितनी लग जाएगी, वो टैक्स इवेडेड के बराबर। तो ये नया क्लॉज लग गया। और इसका जब आप मेमोरेंडम जाके पढ़ेंगे फाइनेंस बिल का, उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया कि जो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजैक्शन है उनको भी कवर करने के लिए, दैट मींस पहले कवर्ड नहीं थे। करेक्ट है ना सर? यानी कि बेनिफिशियरी पहले कवर्ड नहीं थे, अब कवर्ड है। अब कवर्ड है का मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में आप केस बनाओ 17, 18, 18, 19 के लिए नहीं बना सकते। ये
1 जनवरी 2021 के बाद की बात हो रही है, उसके बाद कोई बेनिफिट उसने शेयर किया देन। इसी तरीके से अगर आप प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन देखने जाएंगे तो प्रोसिक्यूशन में पहले क्या लिखा हुआ था, whoever commits any of the following, उसकी जगह क्या कर दिया गया, whoever commits or causes to commit or retain benefit arising out of these things। और इसके मेमोरेंडम में भी बाकायदा लिखा गया कि जो आदमी बेनिफिट रिटेन कर रहा है उस पूरे इकोसिस्टम का, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लाने के लिए यह अमेंडमेंट किया जा रहा है, जबकि इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन वो अपनी तरफ से तो पहले ही केस फाइल कर चुके हैं। तो दैट मींस यहां पर गवर्नमेंट एडमिट कर रही है क्लियरली कि इनके ऊपर पहले नहीं बनता था। आई होप आई क्लियर द सम थिंग्स कि किसके ऊपर कहां कहां क्या क्या जा रहा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। लास्ट पर्सन जो हमारा डिस्कस होने से रह गया है अभी, वो कौन है, सोर्स कंपनी जहां से ये ट्रांजैक्शन अराइज हो रहा है। वो सीमेंट या मेडिकल वाले या एफएमसीजी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके ऊपर क्या केस बनेगा सर, उसके ऊपर कुछ केस बन सकता है? अब वो आदमी तो आके गया था, मैंने तो माल बेचा ही और उसके ऊपर टैक्स दे दिया। सॉरी, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, करेक्ट, लेकिन 2 केस बन सकते हैं। बन सकते हैं कह रहा हूं, डिफेंडेबल सब कुछ है जीएसटी में, ऐसा कुछ नहीं डिफेंडेबल नहीं है। मैं फिर भी हमको पहले पता होना चाहिए क्या रिस्क आने वाली है। प्लीज माइंड, उस आदमी ने किया क्या, सीमेंट जिसको बेचा था उसको बिल नहीं दिया, दैट मींस सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस, और जिसको इनवॉइस दिया उसको गुड्स नहीं दिए, तो दैट मींस इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो बेसिकली ही कवर्ड एट बोथ द प्लेसेस। 122(1) में भी कवर्ड हो रहा है और 2 में भी, प्रोसिक्यूशन में भी 132(1)(a) में भी कवर्ड हो रहा है और बी में भी कवर्ड हो रहा है। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि वो दोनों जगह कवर होता है। डिपार्टमेंट अभी एक की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में दूसरे की भी बात होगी। मुझे लगता है अभी आप मुझे बता रहे हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत हो गया है, बट एजेंडा हमारा बहुत बाकी है, तो 2-4 मिनट ले लेता हूं सिर्फ, डिटेल में जाए बिना। अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट नहीं हो सकता सर। रीड द लॉ, ऑडिट उसी का होना है जिसका कि जो रजिस्टर्ड है। सर फिर अब बाद में बात करेंगे, अभी देखो टाइम का वैसे ही एक तरीके 10 मिनट है। अच्छा, तो मतलब व्हाट यू वांट कि मैं ये टॉपिक्स कवर करूं 10 मिनट में या क्वेश्चन आंसर वगैरह लें? टॉपिक, ओके। चलो अब ये क्विकली मैं 5-5 मिनट में इनको कोशिश करता हूं। जो हमारे मिसमैच और रूल 36 वगैरह की बात की गई उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इसको 3 तरीके से डिस्कस किया जा सकता है इस पॉइंट को। सबसे पहले तो एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा उसके ऊपर। पहली बात तो यह है, हमारा कानून जीएसटी लॉ में क्रेडिट एंटाइटलमेंट के 3 प्रोविजन दिए गए हैं। एंटाइटल 4 कंडीशन है बेसिकली, उसके ऊपर आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं। तो 16(2) में 4 कंडीशन दी गई हैं, ए बी सी डी। उसमें से क्लॉज सी ये कहता है आपको क्रेडिट कब मिलेगा, जब इन सप्लाईज के ऊपर टैक्स पेमेंट कर दिया। थैंक यू, टैक्स पेमेंट कर दिया। क्या ये कंडीशन वैलिड है? एक तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता, जब भी कहते हैं ना कि सप्लायर की गलती है, तो बेसिकली देखिए लॉ में लिखा हुआ है आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब टैक्स पे हो गया। तो एक इथिकल क्वेश्चन ये आता है, क्या ये कंडीशन वैलिड है? इज इट अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ? अगर इस पॉइंट को देखें तो सिमिलर लॉज में हमारे पास जो हमारे रेस्पेक्टिव वैट एक्ट से ज्यादातर जगह के ऊपर ये कंडीशन एग्जैक्टली इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट बाद में कर दी गई थी। इनिशियली जब वैट एक्ट आए थे तब नहीं थे। और देयर आर मल्टीपल जजमेंट्स आर देयर व्हिच सेज दिस इज अल्ट्रा वायरस कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि इन टाइम्स टू कम जीएसटी लॉ में भी ऐसे डिसीजन आने के चांसेस हैं कि ये अल्ट्रा वायरस है 16(2)(c) इटसेल्फ, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि मतलब कोर्ट से एक्ट के प्रोविजन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। उसका कारण ये है कि लेजिस्लेचर के पास सॉवरेन पावर्स है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आई एज्यूम कि इन टाइम्स टू कम वेदर ईदर इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस और इट विल गेट रेड डाउन, कि इसको ऐसे पढ़ा जाए कि सिर्फ फेक केसेस में पढ़ना है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इस डिस्कशन को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, दिस इज व्हाट आर द वैलिड लॉ, जो भी लिखा हुआ है वैलिड है। क्योंकि बहुत सेटल सिस्टम है, जब तक या तो जब तक कोई क्वेश्चन नहीं कर देता कॉम्पिटेंट कोर्ट, तब तक वो वैलिड लॉ है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो हमारे पास इश्यूज आते हैं वो ये है कि मिसमैच की जो बात आती है कि भाई हमारे पास हर तरीके के नोटिस हैं। एक नोटिस तो क्या है,
कि आपके 2A में जितना दिख रहा है आपने उससे ज्यादा क्रेडिट लिया हुआ है, ऐसे भी नोटिस आ रहे हैं, और ऐसे भी आ रहे हैं कि आपने जितना क्रेडिट लिया है 2A में उससे ज्यादा है। दोनों तरीके के आ रहे हैं। और अभी जो हम डील कर रहे हैं नोटिस से, वो ज्यादातर नोटिस हैं दे आर फॉर 2017-18 एंड 18-19, आज की डेट में जो ज्यादातर है। तो लेट मी टेल यू, पूरे जीएसटी लॉ में कहीं पर भी ये कोई प्रोविजन नहीं है अप टिल सितंबर 2029, अप टिल सितंबर 2029 कि आपको जीएसटीआर 2A से अपना कोई क्रेडिट मैच कराना है। कोई प्रोविजन नहीं है। आप जीएसटी लॉ के उठा के सारे प्रोविजन देख लीजिए, कहीं भी अगर ये वाली चीज जीएसटीआर 2A की कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी लाइफ अगर मैं आज की डेट में कानून के हिसाब से बात करूं तो 5 दिन से ज्यादा की लाइफ नहीं है उसकी। आप प्लीज रेफर कीजिए सेक्शन 37, 38 रेड विद रूल 59 एंड 60, उसमें क्या लिखा हुआ है। आज भी जो लिखा हुआ है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले पॉइंट में भी वही डिस्कस होगा। आज की डेट में भी कानून यह कहता है कि सप्लायर जो है वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। कब तक करेगा? कितनी तारीख तक? सर 10 ही है आज की डेट में भी। अगर आप जाके रूल 59 उठाएंगे 10 ही लिखा हुआ है। वो 11 भी जो होती थी ना, वो एक्सटेंशन होता था, हर बार नोटिफिकेशन आता था उसका। 11 भी कभी नहीं, रूल में जो लिखा हुआ है वो आज भी 10 ही लिखा हुआ है। ठीक है, जीएसटीआर 1 फाइल करना है वो 11 तारीख तक। फिर उसके बाद जिस दिन जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होगी उसके नेक्स्ट डे आपको जीएसटीआर 2A दिखाया जाएगा। दिस इज व्हाट रूल सेज। अब वो दिख पहले ही जाता है वो अलग बात है, लेकिन कब ऑफिशियली लॉ क्या कह रहा है, उसके नेक्स्ट डे यानी 11 तारीख को आपको जीएसटीआर 2A पोर्टल अवेलेबल कराएगा और आपको 15 तारीख तक, दिस इज व्हाट रूल 60 सेज, कि 15 तारीख तक आपको जीएसटीआर 2 फाइल करना है। एक्चुअली तो कुछ नहीं करना, 2 है ही नहीं, करें कहां से, बट डोंट नेवर से दिस। लॉ सेज कि जीएसटीआर 2 आपको फाइल करना है बाय 15th यूजिंग जीएसटीआर 2, यूजिंग जीएसटीआर 2A। तो प्रिसाइजली जीएसटीआर 2A का सितंबर 2019 तक, उसके बाद लॉ को चेंज हो गया, सितंबर 2019 तक जीएसटीआर 2A का सिर्फ एक रोल था कि उसको हेल्प करनी है जीएसटीआर 2 बनाने में। एंड आगे की बात ध्यान से सुनना कि अगर मान के चलिए जीएसटीआर 2A में आपका आईटीसी कम है, लेट अस अज्यूम आपका इनवॉइसेस के हिसाब से, आपके हिसाब से आईटीसी 1.5 करोड़ बनता है, और अगर आपका आईटीसी 2A में 1 करोड़ दिखा रहा है, तो यू हैव एवरी राइट टू क्लेम अदर 50 लाख रुपीज। यू आर सपोज टू पुट दैट 50 लाख रुपीज एडिशनली इन 2 एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर 1.5 करोड़ क्रेडिट। दिस इज व्हाट मेंशन इन रूल 60 रेड विद सेक्शन 38 रेड विद रूल 60। ठीक है सर। उसके बाद लॉ में फिर लिखा हुआ है कि जो आपने 50 लाख एक्स्ट्रा डाले उनके टिन नंबर भी बताओगे जीएसटीआर 2 में, और वो उन रेस्पेक्टिव जीएसटी नंबर्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी इन अनदर फॉर्म विच इज 1A। आज मैं वापस रिपीट करा रहा हूं कि ये आज भी यही है लॉ में, आज भी इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, लॉ आज भी यही कहता है। और 17 तारीख तक यानी 15 के बाद 2 दिन और मिलेंगे, उस सप्लायर को कंफर्म करना है कि बायर ने कहा है कि आपसे क्रेडिट मिल रहा है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। करेक्ट है सर। और 2 दिन के अंदर उसने यस कर दिया तो दैट्स ओके, उसके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। अगर नहीं किया, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, अगर नहीं भी किया उसने, सप्लायर ने यह भी कह दिया कि नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरी सप्लाईज नहीं है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। आपकी क्रेडिट तब भी नहीं जा रही है कहीं। उसके बाद जीएसटीएन का काम है, यानी जीएसटीएन इज व्हाट, सरकार। जीएसटीएन इज नथिंग बट मोर देन सरकार। क्यों? जीएसटीएन पोर्टल किसका बनाया हुआ है? सरकार का। उसको कोई प्राइवेट कंपनी मैनेज करते हैं, हम क्या करें उसका? इट इज नोटिफाइड अंडर द गवर्नमेंट गैजेट की ये जो पोर्टल का काम ये करेगा, तो हमारे लिए वो सरकार ही है। तो सरकार का ये काम था कि दोनों पार्टियों को 2 महीने के अंदर अंदर एक कम्युनिकेशन भेजे, काइंड ऑफ नोटिस कह सकते हैं हम उसको, कि भाई तुमने क्लेम किया है और तुम कह रहे हो कि मैंने सप्लाई नहीं की, दोनों आगे बताओ क्या सच है। तो बेसिकली दिस इज अ प्रोसीजर गिवन विद इन द लॉ। अब एक बड़ा कॉमन सी बात दिमाग में आ जाती है और बहुत लूजली हम सब लोग कह देते हैं कि जीएसटीआर 2 तो डेफर हो गया, कैंसिल हो गया, है ही नहीं। अरे लॉ बुक्स में आज भी है, लॉ में आज भी रिक्वायरमेंट है, आपको करना है। अब फिर दिमाग में बात आती है, फिर वो नहीं किया तो पेनल्टी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी डेट बढ़ा रखी है। प्लीज माइंड माय वर्ड, गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन उसकी डेट बढ़ा रखी है कि भाई ये आपका अभी
गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं देखेंगे, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये लिखा हो जीएसटीआर 2 फाइल नहीं करना। उनके हिसाब से आपको जीएसटीआर 2 आज भी फाइल करना है। किसके लिए? सबके लिए फाइल करना है, जुलाई 2017 से लेकर आज तक। प्लीज हैव अ लुक एट दीज नोटिफिकेशंस। जुलाई 2017 से लेके आज तक, यानी कि इवन जो अभी मंथ खत्म नहीं हुआ, जिसकी डेट अभी ड्यू हुई, मार्च 2021 तक सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं कि आपकी जीएसटीआर 2 की डेट हम आपको बताएंगे। अभी ये सारे नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप। सर बहुत टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, काम की बात पे आगे खत्म कर लेता हूं। उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि लॉ कह रहा है कि आपको भरना है, ठीक है। लॉ में चेंज हुआ नहीं है अभी तक, तो सरकार को डेट तो बता, या डेट निकल गई तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी तो उनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी ना, तो वो हर बार डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। ये मैंने समरी में नोटिफिकेशन दिया, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन है जिन्होंने अलग अलग टाइम पर किया, बट दे विल कवर ऑल द पीरियड्स। ये कुल मिला के जो 5 नोटिफिकेशन है, यही पूरा का पूरा पीरियड कवर कर लेंगे, शुरू से लेके आज तक का। नेवर से दिस थिंग कि हमें जीएसटीआर 2 फाइल नहीं करना, जीएसटीआर 2 कैंसिल हो गया है। This is what I suggest to all the professionals. Never say this thing कि GSTR 2 फाइल नहीं करना। हमें GSTR 2 फाइल करना है, उसमें हम क्लेम करेंगे अपना सारा क्रेडिट, कर सकते हैं। 2A is not a legal document। तो जहां तक बात होती है सितंबर 2019 तक GSTR 2A के बेसिस पे आपको क्लेम करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आ जाते हैं सितंबर 2019 के बाद, यानी कि आज की डेट तक जो सिचुएशन है। अब हमारे पास एक नया प्रोविजन आ गया, वो प्रोविजन है रूल 36(4). रूल 36(4) क्या कहता है कि आपको जितना क्रेडिट आपके 37(1) की रिटर्न में आपके सप्लायर को भरना था, इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये बोल सकते हैं जीएसटीआर 2A में कितना दिख रहा था, ठीक है। बट टेक्निकली इट विल बी आपके सप्लायर को 37 की रिटर्न में कितना भरना था, उसके 20% एक्स्ट्रा देंगे। उसके बाद वो 20% जो हो गया वो 10% हो गया, 10% के बाद 5% हो गया, और इट इज गोइंग टू बी 0 सून विद अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। एक और इंपॉर्टेंट चेंज है कि जिसमें कि आपके कई होंगे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो 2A और 2B में से किसको माने। तो प्लीज माइंड दिस वर्ड, दिस अपलोडेड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये अपलोडेड की जगह फर्निश्ड हो गया, तो द रेफरेंस विल गो टू 2B नॉट 2A। बट मैं जो पॉइंट डालना चाह रहा हूं आपके दिमाग में वो क्या है कि रूल 36(4) अगर स्पेसिफिकली देखें तो क्या कह रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। अब आप एक बार सेक्शन रीड कीजिए, सेक्शन 38(1), ये स्पेसिफिकली क्या कह रहा है। ये भी यही लैंग्वेज यूज कर रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने 37(1) में जो जितनी डिटेल डालनी थी वो डिटेल नहीं डाली है और उसके एक्सीड आपका क्रेडिट है, तो यू कैन क्लेम द क्रेडिट। एक्ट कह रहा है कि आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो, जितना मर्जी क्लेम कर सकते हो। आपका 1.5 करोड़ का क्रेडिट है, आप 1.5 करोड़ क्लेम कर सकते हो, भले ही 1 करोड़ आ रहा है उसमें, ये एक्ट कह रहा है। सिमिलरली जो मैंने आपको बोली थी सेक्शन 42 भी स्पेसिफिकली यही वाली चीज कहता है। सेक्शन 42 स्पेसिफिकली यही वाली बात कह रहा है कि अगर आपका क्रेडिट रह भी गया तो आप बाद में दोबारा क्लेम कर सकते हो। Basically, in my humble opinion, Rule 36(4) is ultra virus to the enactment itself. I don't know whether order is there or not. In this presentation, order is not there. I have specifically challenged this aspect in the December itself. दिसंबर में हमारा एक पार्टी के क्लाइंट के शो कॉज नोटिस आया, चैलेंज दिस, बट somehow ये पूरा 2020 तो ऐसे निकल गया हमारा कोरोना में। But in the interim order which was issued is specifically noted my point which I raised before the court. सिर्फ डायरेक्टली यही अगर आप रेफर भी करेंगे तो इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। द केस नेम इज GR Infra, जहां पर चीफ जस्टिस की बेंच ने, लेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा, पेटिशनर इज क्लेमिंग दैट रूल 36(4) इज अल्ट्रा वायरस टू सेक्शन 38 and 42 एज वेल। सो इन माय हम्बल ओपिनियन, अगर ये तो सेटल्ड प्रिंसिपल है ना, हम सब जानते हैं कि अगर रूल में कुछ और लिखा है, एक्ट में कुछ और लिखा है, तो प्रिवेल क्या करेगा, रूल प्रिवेल करेगा, करेक्ट है ना। तो बेसिकली रूल इज अल्ट्रा वायरस टू द प्रोविजंस which in my humble opinion in times to come courts will quash it, but by that till the time court quashes it is a rule, it has to be followed. तो अगर मान के चलो सितंबर 2019 से पहले की बात है तो आप चौड़े में खुल के लिख सकते हो, there is no provision. सितंबर 2019 के बाद की बात है, then one should has to take recourse to the high court, अगर ऐसे कोई आपके क्रेडिट वगैरह के इश्यूज हैं तो। एक चीज मैं स्किप कर गया जो मैं एक बार मैं बहुत समरी में रिपीट कर देता हूं
कि एक बर्डन ऑफ प्रूफ करके एक आपको 156 में देखेगा, बहुत नोटिसेस में भी आजकल लिख के भेज रहे हैं कि देखो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू टू प्रूव कि भाई क्रेडिट आपको लेना है। मैं ये कह रहा हूं एविडेंस एक्ट का अगर 101 से आगे के सेक्शन पढ़ लोगे, 101 से 102, तो सबको पता है हमको प्रूव करना है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन मी फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट प्लीज माइंड वो बर्डन डिस्चार्ज कैसे होता है। अगर किसी ने ये कह दिया है ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, तो मेरे को अपना जब मैं बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करूंगा, देन देयर ओनर्स ऑफ प्रूफ, ओनर्स टू डिसप्रूव इट विल लाई ऑन द डिपार्टमेंट। तो प्रिसाइजली 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 4 कंडीशन क्रेडिट लेने की क्या क्या है? आपके पास बिल होना चाहिए, आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए, तीसरा टैक्स पे हो जाना चाहिए, चौथा क्या है? आपकी रिटर्न फाइल हो जाए। पहले और चौथे में कोई दिक्कत नहीं है, बिल आपके पास है, रिटर्न आपने फाइल कर दी, जो इश्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है? गुड्स। और जो फेक बिलिंग वगैरह के भी अगर कोई एलिज्ड केसेस है तो उसमें क्या हो रहा है कि गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुए या नहीं हुए, और तीसरा टैक्स पे हुआ या नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग मैं क्विकली जो आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया, सिर्फ क्विक पॉइंटर्स। जब भी अपना रिप्लाई फाइल करें 16(2)(b) में क्लाइंट को हमेशा सजेस्ट कीजिए कि गुड्स रिसीट नोट, मटेरियल रिसीट नोट बना के रखें। दैट्स अ प्राइमरी एविडेंस। वंस यू गिव दीज थिंग्स, ओनर शिफ्ट्स ऑन डिपार्टमेंट टू डिसप्रूव इट। फिर ये आपका ओनस नहीं रह जाता, फिर ये डिपार्टमेंट, आई एम यूजिंग द वर्ड ओनस नॉट बर्डन, बर्डन टू प्रूफ शिफ्ट नहीं होता, ओनस टू प्रूफ शिफ्ट होता है। तो ओनस टू डिसप्रूव इट विल शिफ्ट ऑन द डिपार्टमेंट। साइमल्टेनियसली एक और सजेशन, हमेशा स्टॉक रजिस्टर दीजिए, हमेशा स्टॉक रजिस्टर की कॉपी दीजिए, क्योंकि यू विल फाइंड मेनी जजमेंट्स फ्रॉम द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल व्हिच सेज कि अगर स्टॉक रजिस्टर आपने दिया है दैट मींस, और अगर असेसिंग अथॉरिटी ये कह रहा है कि भाई वो परचेज को खाली डिसअलाउ करना चाह रहा है, सेल को डिसअलाउ नहीं करना चाह रहा, दैट मींस वो सेल होगी कैसे? परचेज तो होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एक्सक्लूसिवली डिसअलाउ वन थिंग। सो हमेशा जीआरएन एमआरएन की बात कीजिए, हमेशा आपका जो भी है ये स्टॉक रजिस्टर की कॉपी, समरी जो भी हो सकता है वो जरूर दीजिए। दिस इज व्हाट माय सजेशन टू क्लेम 16(2)(b), 16(2)(c) कमिंग टू कि भाई टैक्स पेमेंट हो गया, ये ओनस कैसे, ये बर्डन कैसे डिस्चार्ज करोगे, कैसे कर सकते हैं? सरकार ने मेरे को दिया क्या है जिससे मैं डिस्चार्ज करूं? सिर्फ 2A के अलावा कोई है क्या? कुछ भी नहीं है। 2A के अलावा सेक्शन 149 में लिखा हुआ है कि एक स्टार रेटिंग देंगी सरकार, सबको कंप्लायंस रेटिंग देगी। क्या वो कंप्लायंस रेटिंग आ गई? वो कंप्लायंस रेटिंग आज तक नहीं आई है, तो मैं कैसे प्रूव करूं? सो व्हाटएवर गवर्नमेंट हैज गिवन टू मी, आई हैव प्रूव्ड विद इट। Chapter ends there. This is reflecting in 2A, and this is the portal of the government. I am believing on it. So precisely speaking, let me summarize with the words. Please focus on both the aspect to provide assistance to your client. Not only levy aspect, not only merit aspects, rather collection and technical aspects as well. I am again saying I am yet to see a single notice or order from the government, from the GST department, which is perfect in each and every sense. Otherwise, all these orders, all these things can definitely be challenged. This is what I believe. और सर उसके तो बहुत तरीके हैं बचने के। I think I left with, no, I think I should conclude this. If any questions are there, I am available. With this, thank you very much for a patient hearing. Thank you. Thank you, Jatin ji. I think actually we have to, we do not have time for questions because we have to hand over this. We can have 1 or 2 questions, please. Individually ले लेंगे। हाँ, अलग से आप सर से बात कर सकते हैं। हाँ। PPT I'll share with some customization. So he will share with some customizations. He will share it with the convener. So I think you can. यूज बिल टू शिप टू, और आपके केस में बता रहा हूं, और फर्स्ट वाला बिल मत दीजिए और सेकंड वाली पार्टी को बोलिए ईवे बिल बना के दे दे उसको, तो डिटेल नहीं जाएगी उसकी। अल्टीमेट पार्टी के पास बीच वाले आदमी का बिल भेजिए और सेकंड ईवे बिल बना दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लॉ सेज एक ईवे बिल बनना चाहिए, आप 2 बना रहे हो तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। ठीक है, उस केस में आप सर सेपरेटली ले लीजिएगा। आई आंसर्ड योर पॉइंट, आई थिंक जिनको दिमाग में होगा वो क्लियर हो जाएगा। इफ नॉट क्लियर आप सेपरेटली ले लेंगे। आनंद जी प्लीज। Now I am closing this. सर अलग से ले लेंगे ना सर, अपने को होटल को वापस। Because we have to commit vacate this hall. Now we call. May I request Mr. C.A. R.C. Jhabbar to give a memento to
our CA Jatin Harjai ji. No, Bhagavad Gita. Yeah. Actually, Bhagavad Gita is our memento for this annual conference this time. And our CA R.C. Jhawar is our hat-trick president of the Views Exchange. Now I am requesting Mr. CA Sushil Ladia ji to give a memento to our session chairman Vivek Nevatia ji. One book is also there. Yeah. Just, sir, just a minute. Sir. Yeah, yeah. Yeah. Now I am going to the closing remarks as a vote of thanks on behalf of the Views Exchange Chartered Accountant Study Circle. At first, we like to give the thanks to the EIRC, Chartered Accountant, CA Institute of Kolkata chapter, and all the guests. First, I would like to thank our MC for the first session, CA Mayur Agrawal, our EIRC member, CA Sunil Sahu ji, CA Ravi Patwa ji, CA Devayan Patra ji, CA Hariram Agrawal ji, and our immediate past president, CA Nitesh More ji, and past member, CA Sanjeev Sanghai. And I also like to thank our CC Central Council member, Sri Ranjit Agrawal ji, CA Sushil Goyal ji, and Devashish Mitra ji. Now he is a vice president of the CA Institutes. Friend, today, after a long gap, we are suffering from the pandemic situations. This is the first physical presence. Or if you see the entire Eastern region, after the holding the annual conference by the CA Institutes, this is the first annual conference of any Chartered Account Study Circle. So give a very big clap to all of the CA Institute members. And when our Central Council member, CA Ranjit Agrawal, when he spoke, his entire speech, and our vice chairman of the CA Institutes, if you consider both of the talks, the role of the chartered accountant is changing day by day, and we have to shift the other shifting paradigm. Third, all the speakers, either CA Girish Ahuja sir, CA Jatin Harjai ji, we should restrict our professional responsibility up to a certain level. We should not involve in any unfair practice because time is quite changing and we have to change as fast as possible because we have no times. Now, I would like to give some more tips, more information. In the pandemic situations, as per the CA Institute record, in this year 37% increase in demand of the newly qualified chartered account of India, in India. It is a very good information. Second, if you see the entire India, if you see the successful chartered accountant of the country, Kumar Mangalam Birla, he is from the industry. Second is Mr. Rakesh Jhunjhunwala, chartered accountant, belong to the wealth management industry, capital markets. CA T.N. Manoharan, he is a past president and he is an ex-CEO of the Canara Bank. Mrs. Naina Lal Kidwai, she is also banker, HSBC head, and Deepak Parak is also bankers. If you see
the top 10 country, माने अगर हम लोग बात करें कि when now India is growing to the a bigger role in the entire globes. In the COVID vaccinations, we are the number one. We are the number one in the various field. Now we have the biggest cricket stadium of the world. And at the same time, the 4 big charter account firm from the US. It is time to, in India, we have to create the big 4, big 5, big 10 charter account firm internationally from the India. Am I right? Now it is a time. We are sitting in the Kolkata where the maximum Nobel Prize laureate produced. So it is time to create the maximum international reputed firm from the India. And the second thing, if you see the future career option for the CA, 2 sectors, banking sector and capital market sector is a very shining, and the startup companies. Other than the GST, international taxation, and many others area. And the last, we thanks our esteemed speaker, CA Girish Ahuja ji, CA Devashish Mitra ji, CA Jatin Harjai ji, Sobhya Malani ji, for attending our conference. We like to thank our EIRC chairman, CA Sunil Sahu ji, CA Ravi Patwa ji, CA Devayan Patra ji, CA Hariram Agrawal ji, CA Nidesh Moore ji, CA Sanjeev Sanghai, CA Ranjit Agrawal ji, CA Sushil Goyal ji, and our session chairman, CA Ranjit Agrawal and CA Vivek Nevatia ji. We thanks all our delegates, our sponsor, our infrastructure support provider, and the last, we like to thanks all our the Juice Exchange team, especially our the convener and deputy convener, CA Naveen Khemka ji and CA Saroj Soika ji, and the entire and all our past president. Thank all of you. We wish a very happy and prosperous year ahead. Thank you.